कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक साल ऐसा आता है कि इस साल में डायमेंशनल गेट ओपन हो गया था। उस गेट में से कुछ क्रिएचर्स वगैरह बाहर आती हैं जो कि पूरी अर्थ पर इन्वेड कर लेती हैं। उन क्रिएचर्स को नाम दिया गया था क्रिस्टल बीस्ट का। और ये भी बताया जाता है कि इंसानों के पास जितने भी वेपन्स वगैरह थे वो उन क्रिएचर्स के ऊपर यूज तो करते हैं लेकिन उन क्रिएचर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब इंसानों का सफाया होने वाला था कि तभी फिर कुछ इंसानों के पास पावर्स वगैरह आ जाती हैं और इन्हीं की वजह से ही ना वो उनके पास 20 एग होते हैं जिन्हें वो हैच कर सकते हैं। और उस एग में से हैच करने के बाद जो भी बीस्ट वगैरह आता था ना तो वो उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते थे। इस वजह से उन इंसानों को नाम दे गया था क्रिस्टल बीस्ट टेमर्स का। और हर कोई अपने आप में इलीट था। और इन्हीं में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट रखता था उसके पास काफी पैसे आ जाते थे और यही उनके पैसों का जरिया था। हर कोई उनकी इज्जत करता था। और ये सारी बातें हमारा एमसी में बता रहा था जो कि कहता है कि इन सब से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे ही ये उठने की कोशिश करता है तो इससे फील होता है कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस में पहुंच चुका है क्योंकि इससे काफी हैवी फील हो रहा था। तभी ये अपनी चेस्ट पर देखता है जहाँ पर लिली सो रही थी तो उसे देखते साथ ही ये मन ही मन में कहता है कि तुम्हें तो नीचे सोना चाहिए था ना, कि तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो। कि फिर उसके फोन के ऊपर ना एक बेल बजना शुरू हो जाती है जो कि उसकी बहन की कॉल थी। और लिली को देखता है, लिली तो उसे काफी जोर से पकड़े हुए थी जैसे कि वो अभी उसके दो टुकड़े करके छोड़ेगी। ये कहता है कि अब मैं इसे कैसे उठाऊं क्योंकि मेरी बहन की कॉल आ रही है, वो भी तो अटेंड करना है। खैर फिर बड़ी मुश्किल से ये अपना फोन उठाते हुए उसकी कॉल को पिक करता है और उससे कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। और जो बहन ने उसे बात बताई थी तो सुनने के साथ ही इसकी सारी नींद वहीं पर उड़ जाती है और ये कहता है कि क्या, कहाँ पर है, अभी रुको मैं अभी आया। कि उसके चिल्लाने की वजह से लिली की आंख खुल जाती है और लिली फिर कहती है कि मास्टर आपके साथ कुछ गड़बड़ है क्या। ये कहता है कि नहीं नहीं, बाद में मैं तुम्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जैसा ये सारी लिली को बात बताता है तो लिली एक्साइटेड होते हुए उसे कहती है कि आपकी बहन की जान खतरे में है तो हमें जल्दी से वहां जाकर उसे बचाना चाहिए ना। लिली की ये बात सुनने के साथ ही ये तो अब टमाटर की तरह लाल हो जाता है और मन मन में कहता है कि शायद ये भूल गई है कि ये भी मेरे ऊपर सोई हुई थी, शायद इसे इस बात की परवाह नहीं है। और फिर लिली को कहता है कि लिली ठीक है, हम वहां पर जाकर उसकी जान को बचाएंगे। और तभी हम दूसरी साइड पर चैन सिंह की बहन को देखते हैं जो कि उन लोगों से कह रही थी कि मेरा भाई चैन सिंह जल्दी आ जाएगा और वो तुम सभी से निपट लेगा। तो इस पर एक गुंडा उसे कहता है कि तुम्हारा ब्रदर वो भला हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, अगर वो आएगा तो हम उसे मार देंगे। कि साइड पर से खड़ा हुआ गंजा गुंडा कहता है कि अगर वो आता भी है तो हमारा बॉस उसे संभाल लेगा। इसी के साथ ही फिर हम उन गुंडा के बॉस को देखते हैं जिसके पास एक स्नेक खड़ा था, शायद यही उसी का बीस्ट था। और वो कहता है कि चैन लूना तुम्हारा भाई भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूँ कि वो फाइटिंग में काफी अच्छा है लेकिन फिर भी मेरे मुकाबले में वो यूजलेस है। और शायद तुम मेरे पीछे नहीं देख रही, तुम देख रही हो ना ये बीस्ट है, इस बीस्ट के सामने वो टिक भी नहीं पाएगा। तो अपने बॉस की बात सुनने के साथ ही गंजा गुंडा उसे कहता है कि मेरे बॉस की बात तुमने सुन लिया है ना, ये असल में एक क्रिस्टल बीस्ट टेमर है और ये उसी एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं तो इन्हें मारना बिल्कुल नामुमकिन है। चैन लूना जब इसके बारे में सुनती है कि ये क्रिस्टल बीस्ट टेमर भी है और ऊपर से एसोसिएशन की तरफ से इसे सर्टिफिकेट भी मिला है तो इसी के साथ ही उसके होश ही उड़ जाते हैं। और बाकी के गुंडे लोग उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा ब्रदर चैन सिंह एक टैलेंटलेस लूजर है और उसमें जीरो एप्टीट्यूड है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे बॉस हान जियाओ को इतना इजीली हरा पाए। इतने में वहां पर अब चैन सिंह लिली के साथ पहुंच जाता है और आते साथ ही दरवाजे को जोर से ओपन करते हुए कहता है लूना क्या तुम ठीक हो। लूना अपने भाई को देखते साथ ही एक्साइटेड हो जाती है जबकि उसके साथ खड़ा हुआ गंजा गुंडा कहता है कि वेल हमें नहीं लगा था कि तुम हमारा मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आओगे, लगता है कि आज तुम्हें मरना है, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। हाँ जी आओ। फिर उसे कहता है कि तुम ही वो बंदे हो ना जिसने मेरे गुंडों को मारा पीटा था लेकिन तुमने उन्हें तो आसानी से मार दिया, मुझे मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं एक क्रिस्टल बीस्ट टेमर हूँ और यही मैं तुम्हें आज दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वैसे भी तुम्हारी बहन खूबसूरत है, अगर तुम और वो मिलकर घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं।
और इसके बाद तुम अपनी बहन को मेरे हवाले कर देना, मैं उससे फ़ायदा उठाऊँगा और कुछ दिनों के बाद जब मैं उससे बोर हो जाऊँगा, फिर मैं उसे जाने दूँगा। तभी फिर वो लिली की तरफ भी देखता है और कहता है कि ये जो तुम्हारे साथ लड़की खड़ी हुई है, ये भी इतनी बुरी नहीं है। अगर तुम चाहो तो लिली को अपनी सिस्टर की रिप्लेसमेंट के तौर पर मेरे हवाले कर सकते हो। और ये बातें करते साथ ही आगे बढ़ता हुआ जैसे उसे टच करने लगता है। ये देखते साथ ही चैन सिंह उसे एक जोरदार घूंसा दे मारता है और उसे कहता है कि तुम अपने गंदे हाथ इससे दूर रखो। हाँ जी आओ, जैसे पीछे जाकर गिरा था तो उसकी तो हालत ही पतली हो जाती है। अब तो वो काफी गुस्से में लाल पीला हो जाता है और अपने साथ खड़े हुए बंदों को कहता है कि तुम एक टैलेंटलेस पीस ऑफ ट्रैश हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे हिट करो। और मन मन में कहता है कि वेल इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, मुझे तो काफी तकलीफ हो रही है। जबकि चैन सिंह अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए उसे दोबारा से कहता है कि तुम जैसे लोगों को मारने में तो मुझे काफी मजा आता है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी बाकी इंसानों से काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर एक बीस्ट के साथ भी मुझे मुकाबला करना पड़ जाए तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। इतना सुनने के साथ ही हान जियाओ अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपने बीस्ट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम इसे मार दो। और वो बीस्ट स्नेक था। स्नेक फिर जल्दी से अपना मुंह खोलता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। और जैसे ही उसने अपना मुंह ओपन किया था तो इसी के साथ ही वो अपने वेनम को बाहर फेंकने लग जाता है। हाँ जी, अब ये देखते साथ ही कहता है कि जो इसका जहर है ना, तुम भला इससे कैसे बच पाओगे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बीस्ट को खरीदने के लिए मैंने काफी सारे पैसे भी खर्च किए थे। कि उस वेनम का असर साथ में खड़े हुए गुंडे पर होता है जिससे वो तो जल ही जाता है, उसे काफी तकलीफ होने लग जाती है। और फिर जोर जोर से हंसते हुए हान जाओ उसे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दुनिया क्रिस्टल बीस्ट की दुनिया है। जो कोई भी टेमर होगा हर चीज उसके पास होगी, वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बहन के साथ खेलो कूदूंगा, फिर मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। चैन लूना हाँ जी आप कितनी बातें सुनते के साथ ही अब तो डर के मारे कांपने लग जाती है। कि उसकी ये बातें सुनने के साथ ही तभी हम देखते हैं कि चैन सिंह ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली थी जिससे वो खुद को भी बचा पा रहा था और लिली को भी बचा पा रहा था। और फिर वो हान जियाओ को कहता है कि तुमने असल में एक बीस्ट को परचेज किया है और तुम्हें लगता है कि तुम एक बीस्ट टेमर हो, तुम भला खुद को बीस्ट टेमर कैसे कह सकते हो। मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि असली एक क्रिस्टल बीस्ट क्या होता है। और इसी के साथ ही जो साइड में उसे लिली खड़ी थी उसे इशारा करता है कि वो अटैक करे। और वही ट्रैक्ट साइन की हुई बीस्ट थी। कि ये देखते साथ ही हमारा गुंडा तो बस लाल हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, वो भी एक बीस्ट के साथ। तो फिर क्या था, लिली जल्दी से अपने मास्टर की कमांड के बाद ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। और फिर जैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करती है तो हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये असल में ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट रॉयल क्लास है, इसका नाम है लिली। और ये अपने मास्टर को कह दिया कि मास्टर अब मुझे आप ऑर्डर दीजिए, मैं इन विलन्स को सबक सिखा दूंगी। ये देखते साथ ही हान जियाओ कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की बीस्ट हो, मुझे तो लगा था कि ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट होते ही नहीं है, तो तुम कैसे हो। ये उसे की स्ट्रेंथ देखते साथ ही स्नेक बीस्ट की तो हालत ही पतली हो जाती है। तो तभी हान जिया उस पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि तुम इसके ऊपर अटैक करो ना, तुम इससे क्यों डर रहे हो। लेकिन वो स्नेक महान से टस से मस तक नहीं होता, तो इस पर इसके पास उसे कंट्रोल करने के लिए एक बटन था। तो ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना। तो उसके इर्द गिर्द जो पट्टी थी ना, उससे उसे झटके लगते थे, तो ये उसे काफी झटके लगवाता है ताकि अपने ऑर्डर को मनवा सके। कि लिली ये देखते साथ ही उसे कहती है कि तुम अपने क्रिस्टल बीस्ट पर इतना जुल्म नहीं कर सकते, तुम एक बुरे इंसान हो। और तभी फिर वो फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए उसकी जो गर्दन के इर्द गिर्द डिवाइस लगी हुई थी उसे तोड़ देती है। हाँ जी, अब ये देखते साथ ही दोबारा से रिमोट का बटन दबाते हुए स्नेक पर ऑर्डर चलाते हुए कहता है कि तुम इनके ऊपर अटैक करो ना। ये देखते साथ ही चैन सिंह उसे कहता है कि असल में जिस डिवाइस से तुम इसे कंट्रोल कर रहे थे उसे तो हमने तोड़ दिया है, तो अब ये सब कुछ यूजलेस है, ये तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेगा। तभी ये फिर उस स्नेक के पास जाते हुए उसे कहता है कि तुम बहुत ही बुरे वक्त से गुजरे हो, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो। और इसी के साथ हमें यही बताता है कि मैंने जब से लिली के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसके बाद से मुझे ये बात पता चली है कि मैं ना सिर्फ इनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ, बल्कि जब ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो मैं इन्हें ह्यूमन फॉर्म में भी लेकर आ सकता हूँ। और इसी के साथ ही फिर हम देखते हैं कि वो स्नेक असल में फीमेल थी और वो भी एक न्यू बर्न क्रिस्टल बीस्ट थी।
इसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और वो फिर इंसान की शेप ले लेती है। और इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ये कोई आम सी नहीं बल्कि एक गॉड क्लास की पर्पल क्रिस्टल स्नेक है और अभी तक इसे नाम नहीं दिया गया। इंसान बनने के बाद ही वो स्नेक उसे कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए शुक्रिया, अब से मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगी। और इतना ही नहीं, जल्दी से वो जाते हुए उसे चेस्ट के साथ चिपकाते हुए उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी पेट हूँ, तुम जो करना चाहो मेरे साथ कर सकते हो और मेरा सही से यूज भी करना। जबकि उसकी चेस्ट देखते साथ ही ये कहता है कि यार ये तो काफी बढ़िया है। पीछे खड़ी हुई लिली ये सारा सीन देखते इसी के साथ ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतनी शेमलेसली मेरे मास्टर के साथ चिपकी हुई हो। तो वो कहती है कि तुम मेरे रास्ते में मत ही आना तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो हान जियाओ को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ज्यादा मूव मत करो, हम जैसा करना चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। जबकि ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था जरा तुम मेरे साथ जेंटली पेश आओ ना, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। कि तभी फिर हम एक लड़की को देखते हैं, शायद वही इस पुलिस के डिपार्टमेंट को चलाती थी और आते साथ ही उस बंदे को क्राइम बताते हुए कहती है कि तुमने इलीगल कन्फाइनमेंट क्राइम किए हैं, तुम क्रिस्टल बीस्ट का अनऑथराइज यूज कर रहे थे, इसलिए अब तुम्हें कई सालों के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसे ये सारी बातें बताने के बाद फिर वो चैन सिंह के पास आते हुए उसे कहती है कि एक दफा फिर से तुम्हारा शुक्रिया। चैन सिंह उसे कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, असल में मैं अपनी बहन की मदद करने के लिए आया था। तो वो लड़की फिर बेस्ट स्नेक की तरफ देखती है जिसने अपनी फार्म को चेंज कर लिया था और यही उसकी काबिलियत थी कि वो जब चाहे अपनी फार्म को चेंज कर सकती है। जब वो लड़की उसे देखती है तो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये ब्लैक मार्केट से आए हुए बीस्ट को हम रख सकते हैं, और अगर ऊपर से तुम्हारी बात की जाए तो तुम अभी तक बीस्ट टेमर नहीं बने क्योंकि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो तुम इसे कैसे रख सकते हो। इसका एक ही रास्ता है कि तुम जल्दी से जाओ और अपने आप को एक क्रिस्टल बीस्ट टेमर के तौर पर रजिस्टर करवा लो ना, तो इसके साथ फ्यूचर में कॉपरेशन करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो ये अपना सर खुजाते हुए उसे कहता है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। वो लड़की जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसके बाद इसकी बहन आते हुए कहती है कि लगता है कि तुमने एक और लड़की को अडॉप्ट कर लिया है। वो असल में क्रिस्टल स्नेक की बात कर रही थी, जिस पर चैन सिंह उसे कहता है कि ये बड़ों की बातें हैं, बच्चों को इसमें नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हें अभी घर लेकर जाता हूँ। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सोफे पर बैठा था, साथ में लिली खाना खा रही थी। ये एक बुक को रीड कर रहा था, शायद उसमें कुछ रूल्स वगैरह लिखे हुए थे। तो उसे पढ़ते साथ ही कहता है कि अगर मैं एक प्रोफेशनल बीस्ट टेमर बन जाऊंगा तो काफ़ी पैसे कमा पाऊंगा, लेकिन इसके बाद पहले जो मुझे टेस्ट देना है ना वो काफ़ी मेरे ख्याल में मुश्किल है। जबकि उसके साथ बैठी हुई लिली अपना खाना फिनिश करने के बाद कहती है कि मैंने खाना तो खा लिया है लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरी भूख खत्म नहीं हुई। ये देखते साथ ही उसका मास्टर तो हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक भूख लगी हुई है। ये फिर साथ में पड़े हुए बर्तन को देखता है, उसमें भी खाना खत्म हो चुका था। लिली उसे बताती है कि असल में मुझे भूख लग रही है, इसके पीछे एक रीजन तो हो सकती है कि शायद मैं इवॉल्व करने वाली हूँ। इतना सुनने के साथ ही ये तो फिर से टमाटर की तरह लाल होते हुए अपने ज़हन में ऐसे ही ख्यालात सोचते हुए कहता है कि जब ये इवॉल्व करेगी तो कैसी दिखेगी, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और फिर एक्साइटेड होते हुए ये भी कहता है कि मुझे वो टेस्ट देने के लिए जाना चाहिए ताकि इससे मेरी भी एवोल्यूशन में मदद हो सके। वो तो इन सारी शैतानी बातों के बारे में सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी पीछे से वो स्नेक आती है और उसे कहती है कि मास्टर। ये उसे कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है। वो कहती है कि नहीं, तुमने लिली को तो नाम दिया है लेकिन अभी तक तुमने मुझे नाम नहीं दिया। इस पर चैन सिंह अपने सारे ध्यान देते हुए कहता है कि तुम एक स्नेक हो तो तुम्हें स्नेक कहना चाहिए ना। नहीं, एक मिनट रुको, तुम्हें स्नेक नहीं, क्या मैं तुम्हें विज कह सकता हूँ। तो इस पर वो स्नेक कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जबकि पीछे खड़ी हुई लिली ये बातें सुनने के साथ ही आग में जलने लग जाती है। इसके बाद फिर वो उस लड़की को कॉल करता है और उसे बता देता है कि मैं ना इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, वो एग्ज़ाम कब है। तो लड़की उसे बता देती है कि अगले हफ्ते एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उसके लिए जितनी भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करवा दूंगी। और वैसे भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ स्टडी का मटेरियल दे दूंगी, अगर तुम उसे याद कर लोगे तो तुम्हें टेस्ट पास करने में आसानी होगी। जिस पर चैन सिंह कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये बहुत एहसान बढ़ते जा रहा है, मैं इसे याद रखूंगा। तो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें इतना भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी मदद कर दिया करना, मेरे लिए इतना काफ़ी है। कुछ दिनों के बाद हमें फिर एग्ज़ाम वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर इसका प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला था।
ये भी फिर फिज के साथ ग्राउंड में पहुंच जाता है और कहता है कि रिटन टेस्ट तो काफ़ी आसान था, अब मैं अगले टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैंने फिज को स्नेक मूड में इसलिए रखा है ताकि लोगों को अपनी असलियत के बारे में तब बता सकूं, क्योंकि इतना जल्दी रिवील नहीं करना चाहता। ये तो अपनी ही दुनिया में मगन था कि तभी हम एक बर्डी को देखते हैं जो कि इन्हीं की तरफ तेजी से उड़कर आ रहा था। कि ये देखते साथ ही इन्हें लगता है कि शायद वो इनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये फिज को कहता है कि फिज जरा ध्यान से। कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि यही कह रही थी कि वेट वेट, ये बर्ड मेरा क्रिस्टल बीस्ट है, इसके ऊपर अटैक मत करना। तो तभी फिर वो आगे बढ़ते हुए अपने उसी क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ते हुए उन लोगों को कहती है कि मुझे माफ करना, अभी अभी मैंने ये टेमिंग करना सीखा है तो मुझे काफी दिक्कत पेश आ रही है सब में, और ऊपर से ये मेरा नया नया बीस्ट है, इसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी साइन हुआ है, तो ये मेरी सही से बात नहीं मानता, दोबारा से सॉरी। और हाँ, तुम यहाँ पर क्या टेस्ट देने के लिए आए हो? मेरा नाम है जियांग शिंगलिंग, और तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि अगर ये तुम्हारा बेस्ट है तो मुझे फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम है चैन शिंग। शिनलिंग तो इतना सुनने के साथ ही खुश हो जाती है और कहती है कि हम दोनों अपना बेस्ट देंगे चैन शिंग। खैर फिर उससे मुलाकात करने के बाद ही वहां से जाते हुए अपने बर्ड को कहती है कि तुम जहाँ कहीं भी स्नेक दिखो उसके ऊपर अटैक करो, ये जरूरी नहीं है कि उसके इस बीस्ट को देखते साथ ही बाकी खड़े हुए लोग कहते हैं कि हमने इसे कहीं तो देखा है, अभी हमें याद नहीं आ रहा, ये कोई रेयर वन नहीं है। और इसके बाद फिर बताया जाता है कि इसका नंबर 27 था और चैन सिंह को कहा जाता है कि अब तुम अपनी पोजीशन ले दो। इसके लिए एक उसके पास एक लिमिटेड सा टाइम था, अगर वो सामने वाले बीस्ट को हरा दे तो वो जीत जाएगा, नहीं हराता तो हार जाएगा। और जो सामने वाला बीस्ट था वो एक असल में क्रिस्टल टाइप का बीस्ट था, उसे सोल्जर क्लास भी कहते हैं। और ऑडियंस में बैठे हुए कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि शायद ये इस बंदे की किस्मत ही खराब है, इसके पास ना एक स्नेक है और ऊपर से अटैक करने वाला एक बर्ड है, इन दोनों की जोड़ी तो हमेशा से ही रही है। जबकि चैन सिंह उसे देखते साथ ही फिश को कहता है कि तुम इसके ऊपर अपने जहर का इस्तेमाल करो, उसके ऊपर फेंको। वो जैसे उसके ऊपर जहर फेंकता तो वह बर्ड तो इससे बच गया था। और ऑडियंस में बैठे हुए वही बंदा कहने लग जाते हैं कि जैसा कि हमने कहा था, इस बंदे के पास कोई भी चांस नहीं है, ये ब्लाइंडली उसके ऊपर अटैक कर रहा है, इससे तो नहीं जीत पाएगा। और मैदान में हम फिज को देखते हैं जो कि ऐसा दिखावा कर रही थी कि उसकी हालत काफी खराब है, और वो बर्ड दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही आने लगता है कि चैन सिंह ये देखते साथ ही कहता है कि फिज तुम अब इस मौके का फायदा उठाओ। इस पर फिश तेजी से आगे बढ़ते हुए उस बर्ड को अब जकड़ लेती है और उसे जकड़ने के बाद ही ना फिर उसके ऊपर वेनम का इस्तेमाल करती है। कि तभी ऑडियंस में बैठी हुई एक लड़की कहती है कि वेल, ये एक तो सिंपल स्ट्रेटेजी थी, अगर एक बिगनर है ऐसा काम का इस्तेमाल कर रहा है तो इतना बुरा नहीं है। और ये इसके पास जो स्नेक है वो भी देखो कितना ही स्मार्ट है, मुझे भी लगा था कि वो थक गई है, लेकिन देखो वो इतने में ज्यादा नहीं थका था। जबकि मीडिया वाले लोग तो कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही बड़ी चाल थी। और इसी के साथ ही फिर वो अनाउंस कर देता है कि जो एग्जामिनी चैन सिंह है ना, उसने अपने टेस्ट को पास कर लिया है। इस टेस्ट को पास करने के बाद चैन सिंह कहता है कि मुझे लगा था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं था। तभी फिर साइड पर इसकी नजर शिन लिंग पर पड़ जाती है और वो मनीबंद में कहता है कि ये वही लड़की नहीं है जिससे अभी भी मेरी मुलाकात हुई थी, चलो मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे परफॉर्म करती है। और इसी के साथ ही अब उसका भी एग्जाम शुरू हो चुका था और वो अपने डिवाइन बीस्ट टाइप के क्रिस्टल बीस्ट को कहती है कि तुम अपने क्रिस्टल अटैक का इस्तेमाल करो। और ये एक क्रिस्टल फिनिक्स था और जिसके ऊपर अटैक किया गया था वो एक रेड सपोर्टेड लियोपर्ड था जो कि सोल्जर क्लास से बिलोंग करता था। तो इसी के साथ ही इस अटैक को झेल पाना उसके लिए मुश्किल काम था और वो हार जाता है। उसके हारते साथ ही शिनलिंग से जीत जाती है और वो काफी खुश हो जाती है। वो तो अपनी दुनिया में खुश थी, लेकिन साइड पर खड़ा हुआ चैन सिंह देखता है कि वो जो सोल्जर है ना, अब वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है लेकिन काफी अजीब बिहेव कर रहा है। शिनलिंग का मुंह दूसरी तरफ था तो वो पीछे से अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। तभी बीच में लिली आ जाती है और वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है। क्योंकि ये सारा सीन देखते साथ ही शिनलिंग के तो होश ही उड़ गए थे। जबकि लिली को वहां पर देखते साथ चैन सिंह कहता है कि लिली क्या कर रही है। लिली इस अटैक में उसे थोड़ा सा पीछे धकेलने में कामयाब हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि ये जो है ना सोल्जर बीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, कि वो बीस्ट दोबारा से शिनलिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो इस बार तेजी से उसकी जान बचाने के लिए चैन सिंह उसकी तरफ भागते हुए उसे बचा लेता है।
लिली दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहती है कि मास्टर, इसे संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा और इसके लिए आपको और फिज को मेरी हेल्प करना होगी। ये फिर अपनी जगह पर खड़े होते उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम मेरी कमांड को फॉलो करना, मैं तुम्हारे साथ ही फाइट करूंगा। तभी फिर फिज में इसके साथ फाइट करने के लिए कूद पड़ती है। तो ये देखते साथ ही वो फिज को कहती है कि इसकी अपेयरेंस तो ना काफी गड़बड़ वाली है, लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शिनलिंग भी ये देखते साथ ही थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये जो लियोपार्ड है ना हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ये लोग मेरे लिए उसके साथ फाइट कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। चैन शिंग फिर फिज को कहता है कि इसके ऊपर वेनम का अटैक करो, तो वो वेनम से उस पर अटैक करती है। लेकिन इस अटैक का असर उस लियोपार्ड पर नहीं हुआ था, वो उस अटैक से बच जाता है। तभी फिर ये देखते साथ ही चैन शिंग लिली को कहता है कि अब तुम्हारा चांस है। तभी फिर लिली आगे बढ़ते हुए लियोपार्ड पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है। जब उसका काम तमाम करने के बाद ही ये खुश हो जाता है और सभी लोगों को कहता है कि हमने अपना काम खत्म कर लिया। तभी इतने में कुछ लोग भी ग्राउंड में भागते भागते पहुंच जाते हैं, काफी डरे हुए थे और कह रहे थे कि मिस यांग, क्या आप ठीक तो हैं ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, हम देर से आए, हमें माफ करना। शिनलिंग तो उन लोगों से बात ही नहीं करना चाहती थी, वो तो इस सब के लिए दोबारा से थैंक्स कहना चाहती थी। लेकिन तभी वो उन लोगों को कहती कि जरा मेरे रास्ते से हटना, मुझे सामने वाले बंदे से बात करना है। जबकि वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमने तो टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे, ये इतना खतरनाक बन जाएगा हमने सोचा नहीं था। कि इतने में एक और लड़की जो के ऑडियंस में बैठी हुई ये सब कुछ देख रही थी, तभी उसके पास आते हुए कहती है कि तुमने अच्छा काम किया यंग मैन, और फिर उसे बताती है कि मेरा नाम है यांग और मैं इस एग्जाम की ना चीफ एग्जामिनर हूँ, तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। कि चैन सिंह अपना सर खुजाते हुए उसे कहता है ओह अच्छा, तो हेलो। तभी यांग इसके पीछे खड़ी हुई लिली की तरफ देखते उसे कहती है कि ये जो तुम्हारे पीछे लड़की खड़ी है, मैंने जो सुना था ये कहीं वो ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट तो नहीं है, और हो सकता है इसे कोई चोट वगैरह लगी हो, तो क्यों ना फिर इसके कुछ टेस्ट वगैरह कर लिए जाए। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये एक रूम में पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो एक चेयर पर बैठे हुए उससे कह रही थी कि फिलहाल तो मुझे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट करना होगा। और फिर वो लिली को चेक करने के बाद उसे कहती है कि ये तो काफी अमेजिंग बात है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट नहीं देखी। आगे से ये उसे कहता है कि क्या अभी तक कोई भी ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जिस पर वो साइड पर पड़े हुए पोकेमोन जैसी कोई चीज निकालते हुए उसे कहती है कि फिलहाल तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। अगर मेरे पास बात की जाए तो एक 7 टेल्स तो मौजूद है, लेकिन फिर वो इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। तभी फिर वो उसे अपनी रिबीज दिखाती है, जो कि इंसानों से ही मिलती जुलती थी, लेकिन फिर भी उसका फेस इंसानों जैसा नहीं था। कि तभी ही फिर वो 9 टेल उसके पास आती है। ये देखते साथ ही वो कहती है कि लगता है कि इसे तुम पसंद आ गए हो, तुम में कोई तो यूनिक सी बात है। उसे इतना करीब देखते साथ ही फिज को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में देखते साथ ही वो फिज को कहता है तुम ठीक तो हो ना, और बाद में फिर उसकी स्किन भी ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो यह हैरान होते हुए कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम अब ग्रो कर रही हो। तो तभी मैं बताया जाता है कि हाँ, उसमें अब नियोबॉर्न रैंक आ चुका है, इसकी वजह से वो किसी को देखते साथ ही बेहोश कर सकती है। या फिर अपने विनम शॉट की बात की जाए तो वो पहले से उसकी भी हद बढ़ गई है, और इसका यही मतलब था कि वो पहले से अब इवॉल्व कर चुकी थी। यांग फिर उसके पास आते हुए ये कहते कि लगता है कि इस बैटल से इसे काफी फायदा हुआ है और ये इवॉल्व कर पाई। ये सुनने के साथ ही लिली और इसके साथ चैन सिंह दोनों ही खुश हो जाते हैं। यांग मजीद उन लोगों को बताती है कि अगर मैं रिलायबल डाटा की बात करूं तो ये जब भी एक्सपीरियंस हासिल करते हैं उसके बाद इवॉल्व करते हैं। अगर इनके एवोल्यूशन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये फिक्स नहीं है, इनको एवोल्यूट करने के अलग अलग तरीके हैं। कि लिली ये सुनने के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं इवॉल्व कर पाई, मैंने भी तो उस दुश्मन को हराया था। तो यांग आगे से हंसते हुए कहती है कि मेरे ख्याल में तुम एक स्पेशल टाइप हो, तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करना होगा इवॉल्व करने के लिए, उसे हराना तो बाएं हाथ का खेल था। यांग फिर उसके बाद उन्हीं पोकेमोन की तरह के कैप्सूल देते हुए कहती है कि जब ये इवॉल्व करते हैं ना तो तुम्हें इनके अंदर इन्हें स्टोर करना होता है, इन्हें क्रिस्टल बीस्ट कैप्सूल्स कहा जाता है। तो इस पर चैन चिंग उसे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक भी ले सकूं। यांग उसे कहती है कि जब तुम बीस्ट मास्टर बन जाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी, और अभी तक के लिए तुम इसे रख सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो वो कैप्सूल लेते हुए उसे कहता है कि वेल इससे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से उसने अपनी फीस को अंदर कैप्चर कर लिया था। कि लिली ये देखते साथ ही उसे कहती है कि मुझे इस कैप्सूल के अंदर नहीं जाना।
तो आगे से वो उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें कैप्सूल में कैप्चर करूंगा, ऐसा वो मैंने नहीं कहा। इसके बाद फिर जियांग उसे कहती है कि वेल, तुम्हारा जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट भी आ चुका है, तुम उसमें भी पास हो चुके हो, तो कांग्रेचुलेट, तुम अब एक जूनियर क्रिस्टल बीस्ट मास्टर बन चुके हो। और अगर तुम भी बातचीत करने के लिए आना हो तो मेरी लैब में आ सकते हैं, क्योंकि इन ह्यूमन नाइट क्रिस्टल बीस्ट में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। और इतना ही नहीं, अगर तुम कुछ इनके सैंपल वगैरह भी लेकर आ जाओ ना, तो उसके बदले में मैं तुम्हें रिवार्ड वगैरह भी दूंगी। जिस पर जैन सिंह उससे कहता है कि इसके बारे में मैं सोचूंगा, बाद में तुम्हें बताऊंगा। खैर, वहाँ पर बातचीत खत्म करने के बाद जैसे ही बाहर आता तो लिली को बताता है कि मैं अब एक ऑफिशियली क्रिस्टल बीस्ट मास्टर बन चुका हूँ, तो ये मुझे मंथली बोनस देंगे, तो उससे तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा लिली। लिली तो ये सुनने के साथ ही खुश हो जाती है कि तभी वो अपने सामने देखने के वहाँ पर शिनलिन खड़ी थी, जो कि काफ़ी गुस्से में थी, और कहती है कि तुम फाइनली बाहर आ गए। तो ये उससे कहता है कि वेल, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया था ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिनलिन उससे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, तभी बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और मेरी फैमिली का एक ही मोटो है, जब कोई हमारे ऊपर एहसान करता है तो उसके लिए थैंक्स कहा जाता है, और इसके बदले में मैं तुम्हारा कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बता सकते हो, अगर मेरे लायक कुछ हो तो। जैन सिंह उसके बाद सुनने के साथ ही कहता है कि अगर ये किसी भी बात कर रही है तो मतलब है कि कहीं पैसे तो नहीं है। हाँ, इसके बीस्ट को देखकर मुझे लगता है कि इसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना मेरे लिए तो कुछ गलत बात नहीं है। और फिर वो उससे कहता है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। फिर ये सुनने के साथ ही ना शिनलिंग तो टमाटर की तरह लाल हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे कहा कि हम दोनों दोस्त बने। और मन ही मन में कहती है कि शायद ये मुझे अपनी जीएफ बनाएगा, इसका यही मतलब हो सकता है। तभी वो कहता है कि हाँ, मैंने कहा ना, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। ये जल्दी से वहाँ से 9-2-11 होते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी, जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तभी मैं इसका तुम्हें जवाब दूंगी। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, अब रात का वक्त था, लिली तो सो रही थी, जबकि ये तो अपने ही दुनिया में मगन था और कह रहा था कि वो क्रिस्टल बीस्ट आखिर इतना बरसर क्यों हो गया, और ऊपर से जो की चैंग नामी लड़की है वो उसे क्या चाहिए। चलो खैर, जो भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा तो टाइम आ गया सोने का, मैं आराम करता हूँ। और जो उसके साथ रखा हुआ कैप्सूल था उसमें से फिज भी बाहर आ जाती है। फिज को देखते साथ ही हैरान होते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे भी आपके साथ सोना है मास्टर। तभी वो भी उसके साथ चिपक जाती है, पहले लिली थी अब ये, इससे तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये में दिखाया जाता है कि लिली को रात को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे कहा जाता है कि लिली तुम अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि तुम किंग बनना चाहती हो। तभी ये फिर कहती है कि तुम्हारे किंग बनाने का क्या मतलब है। जिस पर उसे बताया जाता है कि इसे 12 नाइट्स को ढूंढना होगा और इसे 7 वर्चुअस को गेन करना होगा। इसके बाद ही ये किंगशिप को हासिल कर सकती हो, जो कि इसके लिए नेचुरल है। और जब वक्त आएगा तो उसके बाद ही ये पूरे क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड पर अपनी हुकूमत चला सकती है। और अगले ही दिन टेबल पर बैठकर ये फिर कहती है कि चैन सिंह, दोबारा से मुझे वही ड्रीम आया जो कि मैं पहले देख रही थी। तो वो उसे कहता है कि क्या वही किंगशिप वाला ड्रीम। और ये भी फिर अपने दिमाग पर जोर देते हुए उसे कहता है कि जब मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तभी मुझे भी कुछ ऐसे ही आवाज़ें सुनाई दी थी, लगता है कि इसका किंगशिप से कुछ तो लेना देना है। और फिर वो लिली को देखता है, लिली खाना खा रही थी, और मन ही मन में कहता है कि इसकी हालत देखकर तो मुझे लगता है कि शायद ये कोई खाने की ही किंग बनेगी। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस्टल बीस्ट के मास्टर एसोसिएशन की एक ब्रांच को देखते हैं। ये दोनों भी उस ब्रांच में पहुंच गए थे कि लिली से देखते साथ ही पूछती है कि ये कैसी जगह है। जिस पर वो उसे बताता है कि ये एक लोकल ब्रांच है, जो कोई भी बीस्ट मास्टर एसोसिएशन से बिलोंग करता है ना, उसे यहाँ पर काम करना पड़ता है। कुछ यहाँ पर चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें करना पड़ता है, और इसी की वजह से ही हम अपने पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तभी इन्हें वेलकम करने के लिए एक लड़की आती है, जो कि उसे कहती है कि यहाँ पर आपको वेलकम किया जाता है जूनियर बीस्ट मास्टर मिस्टर चैन सिंह। आपको क्या चाहिए, कि आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, ट्रेन वगैरह चाहिए, या फिर आपको कोई कमीशन वगैरह चाहिए। ये उसे कहता है कि तुम किस कमीशन की बात कर रही हो और कौन कौन सी कमीशन अवेलेबल हैं। जिस पर उसे बताया जाता है कि मिशन 1 तो ये है कि कुछ हर्ब वगैरह को फ्रेश से लेकर आए, उसके बदले में एक प्लांट के बदले में 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो मिशन 2 था, अगर वो क्रिस्टल बीस्ट को एक्सपेल करता है तो उसे 50 पॉइंट्स मिलते हैं। थर्ड मिशन ये था कि अगर वो अंडरग्राउंड माइन में गार्ड की ड्यूटी करता है तो उसे 20 पॉइंट्स पर डे मिलेंगे। इन पॉइंट्स को देखते साथ ही ये उसे कहता है कि ये पॉइंट्स तो काफ़ी कम नहीं लगते,
तो लड़की उसे बताती है कि असल में आप एक बिगिनर है ना, तो इसलिए कंपटीशन तो काफ़ी हाई है, तो ये छोटे मोटे काम है जिससे आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। तो आगे से ये फिर उस लड़की को कहता है कि आखिर वो कौन से मिशन है जिन्हें कंप्लीट करने के बाद मुझे काफ़ी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इसे बताया जाता है कि अगर ये एक पाइन फॉरेस्ट में जाकर ट्विन टेल के किसी भी चीज़ को कैप्चर करता है तो इससे 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और तभी फिर वो उसे ये भी बताती है कि असल में इसे डॉक्टर की यंग ने पोस्ट किया है, और उसके जो भी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जाया जाता है ना, तो बैड लक साथ में ही आता है। चाहे इसका रिवार्ड कितना भी क्यों ना हो, कोई भी इस मिशन के पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी जान भी तो प्यारी है ना। कि चैन सिंह ये सब कुछ देखते हुए फिर कहता है कि वेल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे काम भी यहाँ पर हो रहे हैं। चलो फिर ठीक है, मैं इस मिशन को ले लेता हूँ, मैं इसे कंप्लीट करूँगा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि इस सब में मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ। और वैसे भी मैंने उसको तो अपने सब में इन्वॉल्व कर ही लिया है, तो इससे एक और डेप्थ सही। तभी फिर ये वाइट पाइन फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते साथ ही इधर उधर चीज़ों को देखते हुए कहता है कि ये तो एक सिंपल सी लोकेशन होना थी ना, ये तो जंगल बहुत बड़ा है। और इसी बीच में इन्होंने काफ़ी सारे बीस्ट वगैरह को भी मारा था। ये लिली से पूछता है कि लिली, तुमने इतने सारे बीस्ट को मारा है तो तुम्हें ऐसा नहीं फील हो रहा कि तुम इवाल्व करने वाली हो? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, मुझे सबके लिए माफ़ कर देना मेरे मास्टर। तो इतने में वहां पर ट्विन टेल इन्फेंट स्टेज का एक क्रिस्टल बीस्ट आ जाता है। उसे देखते साथ ही लिली कहती है कि मास्टर, ये हमारा टारगेट है ना। कि उसे देखते साथ ही चैन सिंह तो खुश हो जाता है, अपना कैप्सूल निकालते हुए कहता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो ना, तुम मेरे साथ चलो ना। कि लिली ये देखते हुए कहती है कि लगता है कि आपने उसे डरा दिया, तभी तो वो यहाँ से भाग गया। जबकि वो लिली को कहता है कि लिली, जल्दी से हमें उसे पकड़ना होगा। और इसी भाग दौड़ में ये लिली से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है और कहता है कि लिली तो मुझसे कहीं सेपरेट ही हो गई है, और ऊपर से वो ट्विन टेल कहाँ भाग गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसके बैल ने एक ट्रैप बिछाया था और वो मेरे ट्रैप में नहीं फंसा। कि तभी ये घूमते फिरते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ तो चल रहा था। तभी इसकी नज़र एक बंदे के ऊपर पड़ती है, उसने उसी रेयर क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ लिया था और कहता है कि तुम मेरे ट्रैप में आखिर फंस ही गए हो ना, और अगर मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन को बेचूंगा उसके बदले में ना हम मुझे काफ़ी पैसे मिलेंगे। ब्लैक मार्केट का नाम सुनने के बाद ही इसके पास जो कैप्सूल में फिश थी ना, वो मूव करना शुरू कर देती है। देखते साथ ही वो कहता है कि फिश को काफ़ी अजीब लग रहा है, शायद ये भी ब्लैक मार्केट में रहती थी, उसे पता है कि वहाँ पर इन क्रिस्टल बीज के साथ क्या होता है। और उस बंदे को भी इनके बारे में पता चल जाता है, तो वो अपनी स्पाइडर को बाहर निकालते हुए कहता है कि कौन है जो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। और इस स्पाइडर के बारे में बताया जाता है कि ये एक टाइप क्रिस्टल बीज था और इसे पॉइजन स्पाइडर भी कहा जाता है। कि उनकी ये बातें सुनने के साथ ही चैन सिंह अब फिज के साथ बाहर आता है। वो से कहता है कि मैंने अभी अभी ब्लैक मार्केट के बारे में सुना, तो सोचा तुमसे इसके बारे में क्यों ना बात कर ली जाए। जबकि फिज को देखते हुए वो बंदा कहने लग जाता है कि ये तुम्हारे साथ जो बीस्ट है ये किस किस्म का क्रिस्टल बीस्ट है। और तभी वो अपने पॉइजन स्पाइडर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और इसे पकड़ लो। तो चैन सिंह फिज को कहता है कि तुम इससे दूर ही रहना, इसके इस ट्रैप में मत फंस जाना। फिज तो बचने की कोशिश करती ही रहती है, लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये फिज इस सब से बच पाएगी? जो मेरे पास पॉइजन स्पाइडर है ना, इसकी सिल्क रिजर्व तो इनॉर्मस है। कि इसी बीच बचाव में तभी ही वो पॉइजन स्पाइडर है उसे कैप्चर करने में कामयाब हो जाती है। ये देखते साथ ही फिर वो बंदा कहता है कि जैसा कि अब तुम्हारा क्रिस्टल ब्रीज मूव नहीं कर पा रहा और मेरे पास पॉइजन स्पाइडर भी है, तो उसे कहता है कि अब तुम्हें अपने फैंक्स को शो करने का वक्त आ गया है। और ये एक ऐसी चीज़ थी क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के बाद ही वो फिज को हेल्पलेस बना सकता था। तभी चैन सिंह फिज को कहता है कि जब ये तुम्हारे करीब आए ना, तो तुम अपने सेपरेट गैस का इसके ऊपर इस्तेमाल करना। जैसे ही वो स्पाइडर्स के करीब आता है कि तभी ये अपने फिर सेपरेट गैस का इस्तेमाल करती है, और इस गैस की वजह से उस पॉइजन स्पाइडर को काफ़ी अजीब लगता है और उसकी पावर भी हिलो होना शुरू हो जाती है। तो वो बंदा ये देखते साथ ही हैरान रह जाता है और कहता है कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है। और फिर वो ये कहता है कि जैसा कि अब ये दोनों ही ना एक दूसरे के लिए हेल्पलेस बन चुके हैं, तो क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से इन चीज़ों को लेकर भाग जाऊँ। कि तभी पीछे से चैनजिंग उसे कहता है कि तुमने सिर्फ उसकी अपर वाली बॉडी को टाइट किया हुआ है, लेकिन फिज के नीचे वाली बॉडी तो ओपन ही है ना। इस पर वो अपनी लोअर बॉडी का इस्तेमाल करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे दोनों पीछे जाकर दरख्त में लगे थे। और तभी फिर ये भी आगे बढ़ते हुए उसे दरख्त के साथ कैद कर देता है और फिर उसे कहता है कि देखा, तुम मेरे क्रिस्टल बीज के साथ पंगा ले रहे थे ना, तुम्हें लगा कि तुम फिज को अपनी रस्सियों में जकड़ दोगे, अब देखो तुम भी रस्सियों में जकड़े हुए हो। खैर फिर उसे बांधने के बाद कहता है कि मैं देखूँ तो सही इसके बंदे के पास कौन कौन सी चीजें हैं।
तभी से कुछ क्रिस्टल वगैरह मिले थे जो कि एनर्जी क्रिस्टल भी कहा जाता था। एक के बदले में 500 पॉइंट्स लगते थे। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ पोशन वगैरह भी थे जो कि काफ़ी सस्पिशियस थे। खैर फिर इन चीज़ों को देखते साथ ही वो कहता है कि मैं एसोसिएशन को दूंगा, वो भी इसके साथ डील कर लेंगे। फिलहाल तो मुझे उस ट्विन टेल को वापस लेकर जाना, अपने मिशन को कंप्लीट करना है। कि तभी उसे पीछे लिली की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सुनते साथ इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कहाँ भाग गई थे। तभी हम देखते हैं कि लिली की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी और उसके हाथ में स्वॉर्ड भी थी और वो ये कहती है कि मास्टर हमें भागना होगा। तभी फिर हमें पीछे एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि अच्छा तो स्ट्रेंज ह्यूमन नाइट क्रिस्टल बीस्ट के तुम मास्टर हो। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये क्वीन भी है और ये डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग का ही एक हिस्सा है। और वो उसे कहती है कि पहले मुझे तुम्हारे साथ पंगा लेना होगा, फिर ही मैं इस ह्यूमन नाइट को देखती हूँ। चैन शिंगू से देखते साथ ही कहता है कि तुमने लिली के ऊपर अटैक किया और तुम मेरे ख्याल में उसी बंदे के गैंग में से हो जिसे मैंने अभी अभी हरा कर बांधा हुआ है। तभी लिली उसे कहती है कि मास्टर जरा इससे बच गई, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर वो क्वीन भी बीस को कहती है कि तुम्हें इसे कैप्चर करना होगा, उस क्रिस्टल बीस को भी पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तुम्हें अपनी स्टिंगर बी का इस्तेमाल करना है। तभी हम उस बी को देखते हैं जिसके पास मशीन गन जैसा ही कुछ था, उसमें से शायद वो अटैक करती थी और उन क्रिस्टल से सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। इससे फिर जख्मी हो गई थी। तो चैन शिंग भी इससे काफी परेशान होते हुए क्वीन बी को कहता है कि तुमने तो सच में क्रिस्टल बीस मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया। तो क्वीन भी उसे कहती है कि ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर किस लेवल की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हम एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ये दोस्ती वगैरह कुछ नहीं होती। और तभी फिर वो कहती हैं कि तुम इसे ज़रा मेरे पास लेकर आना। कि तभी वो देखती है कि उसकी जो निडल स्ट्रिंगर भी थी ना, वो नीचे गिर जाती है। ये देखते साथ ही हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर फिश ने अटैक कर दिया था। और वो कहती है कि तुम मुझे इतना आसानी से नहीं हरा सकती। कि चैन चिंग देखते साथ ही जल्दी से कैप्सूल में उसे कैप्चर करते हुए कहता है कि फिश तुमने एक अच्छा काम किया। तभी ये देखते हुए क्वीन भी उसे कहती है कि तुम्हें लगा कि तुम इसे हरा पाओगे? नहीं, ये जो मेरे पास नीडल स्टिंगर भी है ना, ये नाइट लेवल पर है। तुमने एक छोटे से ट्रिक का इस्तेमाल किया, तुम्हें लगा कि तुम इस सबसे भाग जाओगे, लेकिन तुम नहीं भाग सकते। क्योंकि वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो देखती है कि वो दोनों भी वहां से भाग चुके हैं और जो टू टेल्ड वन था वो भी वहां से भाग चुका है। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भागते भागते जंगल में कहीं दूर पहुंच जाते हैं। चैन छिंग कहता है कि मेरे ख्याल में फिश की कंडीशन ठीक नहीं है कि वो इसके साथ फाइट कर सके, और वो नीडल स्टिंगर भी नाइट लेवल पर है, तो हमें कोई ना कोई डील करने का तरीका ढूंढना होगा। कि तभी फिर लिली इसके पास आते हुए इसे सूंघना शुरू कर देती है। तो इससे उसे काफी अजीब लगता है और चैन सिंह कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो लिली। लिली उसे कहती है कि मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, असल में आपसे ना एक स्मेल आ रही है, वही स्मेल उस औरत से आ रही थी। जिस पर चैन सिंह उसे कहता है कि मेरे ख्याल में उसने कोई ट्रैकिंग मेथड का मेरे ऊपर इस्तेमाल किया होगा। चैन सिंह ये देखते साथ ही उस बॉक्स में से टू टेल को निकालते हुए कहता है कि तुम जितना भाग सको ना तुम उतना भाग जाना। जबकि लिली कहती है कि हम तो इसे पकड़कर मिशन कंप्लीट करने के लिए आए थे ना, फिर आप इसे क्यों जाने दे रहे हैं। चैन सिंह लिली को कहता है कि अब जो हमारी उसके साथ फाइट होने वाली है ना, वो काफी टेंस होगी और मैं नहीं चाहता कि इस फाइट में ये बेचारा मारा जाए। मिशन का क्या है, वो तो बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं ना। लिली कहती है कि हाँ तुम्हारी बात समझ गई। और उसे भगाने के बाद ही ये फिर क्रिस्टल्स को निकालते हुए उसे कहता है कि मेरे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं जिसे मैंने सीज किया है, और मेरे ख्याल में ये तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट अप कर सकते हैं और हो सकता है कि तुम इसके बाद इवॉल्व भी कर पाओ। लिली को ये देखते साथ ही मुंह में पानी आ जाता है और कहते हैं कि क्या ये सब मेरे लिए है। और इतने में उन्हीं के पास क्वीन भी पहुंच जाती है जो कि कहती है कि तुम अब छुपना बंद कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर मार्क लगा दिया था, मुझे पता है कि तुम कहाँ हो और मैं ये जानती हूँ कि तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो। जबकि उधर चैन सिंह लिली को कहता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसा फील हो रहा है कि तुम इवॉल्व करने वाली हो। जिस पर आगे से वो कहते हैं कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे इसे डाइजेस्ट करना होगा। वो कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी एनर्जी का यूज़ करके भी तुम इवॉल्व नहीं कर पा रही, कुछ तो मिसिंग है। तो इतने में साइड पर से निडल स्ट्रिंगर भी उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे उसकी हालत पतली हो गई थी। अब क्वीन भी आते साथ कहती है कि तुम्हारे छुपने का वक्त खत्म हुआ। अब वो जैसे ही चैन सिंह के पास आती है तो तभी ये देखते साथ ही लिली उसे कहती है कि मेरे मास्टर को हट मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो क्वीन भी उसे कहती है कि मैंने जैसा सुना था कि ह्यूमन नाइट क्रिस्टल बेस्ड ना लॉयल होते हैं, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन अगर हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाते हैं तो तुम्हारा ये मास्टर ऐसे ही तो नहीं रहेगा ना। तो इसका यही हल है ना कि तो क्यों ना इसे मार दिया जाए और बाद में देखा जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। जबकि लिली कहती है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी मत करो।
तब लिली को यह सब कुछ देखते हुए इतना गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि मैं यूजलेस हूँ, मेरे मास्टर मेरा ख्याल रखते हैं और अब मेरे मास्टर मुसीबत में है तो मैं उन्हें बचा भी नहीं पा रही, और अगर मैं इवॉल्व कर जाती हूँ तो ये जो लोग हैं ना ये बिल्कुल भी मेरा मैच नहीं कर पाएंगे। तो तभी इसी गुस्से में एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की आवाज़ सुनने के साथ ही क्वीन भी कहती है कि ये आवाज़ कैसी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर अब लिली काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी, हवा में उड़ रही थी, उसके पास काफ़ी एनर्जी भी थी और वो कह रही थी कि मेरे मास्टर को जाने दो। चैन सिंह ये देखते साथ ही हैरान होते हुए कहता है कि लिली इवॉल्व कर गई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और उस वक्त में बताया जाता है कि इसकी अब टाइप क्रिस्टल बीस्ट लिली सोल्जर लेवल तक पहुंच चुकी थी। तो क्वीन भी ये देखते हुए मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि इवॉल्व करने के बाद तुम मुझे हरा पाओगी? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मास्टर मेरे ही हाथ में है, तुम अपने वेपन्स को गिरा दो और खुद को मेरे हवाले कर दो। और इसी के साथ ही फिर हमें लिली के बारे में बताया जाता है कि उसने एक न्यू स्किल ब्लड ऑफ द रेड ड्रैगन के लेवल 1 को एक्टिवेट कर दिया था। उसके पास फ्लेम का लेवल 1 भी आ चुका था, जिससे वो 2000 डिग्री तक टेम्परेचर की फ्लेम्स को निकाल सकती थी। और वो जैसे ही उस पर अटैक करती है तो क्वीन भी तो हैरान ही रह जाती है और कहती है कि ये तो अनबिलीवेबल है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़की ने तो मुझे ही नुकसान पहुंचा दिया। कि इसी भगड़ दगड़ में चैन सिंह वहां से बचने में कामयाब हो जाता है और वो साइड पर भागते हुए लिली को कहता है कि लिली अब तुम इनके ऊपर अटैक कर सकती हो। तो क्वीन भी ये देखते साथ ही अपनी नीडल्स ड्रिंक को कहती है कि फ्लाइंग नीडल्स तुम्हें इसके ऊपर अटैक करना होगा, इससे पहले कि हमें नुकसान पहुंचा। जबकि लिली उसके अटैक से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो उसकी तरह देखते हुए क्वीन भी कहती है कि इसकी पावर तो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी है, जैसा कि इसने एक ही वक्त में 2 स्टेजेस को पार कर लिया हो। लिली ने अब जैसे ही निडल बी के ऊपर अटैक किया था, इससे उसकी हालत ही पतली हो जाती है। और ये देखते साथ ही फिर क्वीन भी कहती है कि तुम्हें इतना कॉकी होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसके अलावा और भी क्रिस्टल बीस्ट हैं। तभी साइड बार से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर हैरान तो कहते हैं कि अब ये कौन आ गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टू टेल के साथ ही एक और भी आ चुका था। और ये देखते साथ ही क्वीन भी हैरानी से चिल्लाते हुए कहती हैं कि लगता है कि टू टेल अपने लिए मदद लेकर आ गया। और फिर अपने में से कुछ निकालते हुए कहती हैं कि मेरे पास एक और कैप्सूल है, तुम्हें लगता है कि तुम इसकी मदद से भी मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? मुझे हराना इतना आसान नहीं है। और तभी ही वहाँ पर एक धमाका करने के साथ ही गायब होते हुए ने कहती है कि ये स्कोर मैं तुम्हारे साथ बाद में सेटल करूंगी, बस मेरा याद रखना, तुमसे मैं जरूर रिवेंज लूंगी। फिर उसके जाते साथ ही पीछे से चैन सिंह कहता है कि फिलहाल तो तुम डरी हुई हो ना, तो तुम हमें कह रही हो कि अगली दफा हमसे बदला लोगी? वैसे मैंने इस किस्म का पहली दफा अपनी जिंदगी में विलन देखा है जिसमें इतना जोश जज्बा है। खैर उसके जाने के बाद टू टेल के साथ जो कोई भी आया था ना, बातें कर रहा था, चैन सिंह तो उसके बारे में जानता ही नहीं था, तो वो लिली को ट्रांसलेट करने का कहता है। तो लिली उसे कहते हैं कि असल में ये कह रहा है कि इसने उसके बच्चे की जान बचाई है, तो ये इतने ज़्यादा उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि एक गेस्ट के तौर पर ना इनवाइट कर रहे हैं अपने ट्राइब में। ये चैन सिंह तो ये सुनने के साथ ही हैरान होते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी बातें कर रहा है? जिस पर वो अपने सर को जाते हुए कहती है कि हाँ मैं इसका मतलब समझ रही हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर इसके बाद ही वो तेल वाला ना इन्हें कहता है कि ज़रा साइड पर आना, तो ये कहता है कि क्या हम उसके साथ जा रहे हैं? चैन सिंह कहता है कि हाँ हाँ हम उसे फॉलो करेंगे और अगर वो इनवाइट कर रहा है तो फिर जाने में हमें क्या हर्ज है, और हो सकता है कि वहाँ पर हमें कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड मिल जाए। तो तभी फिर हम एक पोर्टल को देखते हैं। ये जैसे पोर्टल में एंटर हुए थे तो दूसरी साइड पर ना ये फॉक्स डीमन ट्राइब की टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं। खैर वहाँ पर ये देखते हैं कि इनके अलावा काफ़ी सारे और भी डीमन फॉक्सेस थे। इस जगह को देखते साथ ही खुश होते हुए कहता है कि मैंने तो नहीं सोचा था कि एक हिडन प्लेस है, ये तो काफ़ी खूबसूरत है, एसोसिएशन मार्स मैप में इसका कोई जिक्र नहीं था। तो तभी फिर कुछ और क्रिस्टल बीस्ट गुस्से से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो उन्हें गुस्से में देखते साथ ही चैन सिंह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये हमें देखकर खुश हुए हैं। तो लिली बताती है कि असल में इनका एक्सपीरियंस बाकी इंसानों के साथ काफ़ी डेंजरस रहा है, इसलिए ये हमसे खतरा मोल ले रहे हैं। तो तभी जो इनके साथ डीमन फॉक्स था वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देखता है, जिस पर वो वहीं पर बैठ जाते हैं। तो तभी ही चैन सिंह कहता है कि वेल ये 5 टेल वाला मेरे ख्याल में हम प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस पर लिली से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने खुद इसे इनवाइट किया है तो हम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें वहाँ पर एक स्टोन नजर आ रहा है ना, हमें उसके पास नहीं जाना। उनका ये मानना है कि ये असल में इनकारनेशन ऑफ देयर एंसेस्टर है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो इससे कर्स आ जाएगा। तो चैन सिंह आगे से उसे कहता है कि अच्छा अच्छा मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ये डेंजरस काम नहीं करने। तो तभी लिली हवा में उड़ने लग जाती है और वो उसे कहती है कि लेकिन वो सैक्रेड स्टोन मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तभी लिली उसकी तरफ खींची चली जाती है, तो ये भी उसकी तरफ पीछे पीछे भागने लग जाता है। ये जैसे ही उस स्टोन के पास पहुंचती है तो तभी हम एक और फॉक्स को देखते हैं।
ये उसे देखते साथ ही कहती है कि ये तो एक लॉन्ग लॉस्ट स्टोरी है। मैंने नहीं सोचा था कि रेड ड्रैगन की डिसेंडेंट यहाँ पर आएगी। कि चैन शिंग भी पीछे भागकर पहुंच गया था, वो काफी थक चुका था और उसे देखते साथ ही कहते हैं कि कहीं तुम भी तो नाइन टेल क्रिस्टल बीस्ट की एंसेस्टर तो नहीं हो। तो आगे से लिली भी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी लाइनेज के बारे में पता है, तुम इसके बारे में कैसे जानती हो। तो आगे से वो लड़की उसे कहती है कि असल में मैं यहाँ की प्रोगिनेटर हूँ और तुम मुझे अमाती रासू के नाम से भी क्या पुकार सकते हो। और अमाती रासू फिर उसके पास आते हुए कहती है कि हजारों साल पहले क्रिस्टल बीस्ट्स पूरी दुनिया पर छाए हुए थे और उनका जो किंग था वो रेड ड्रैगन से। और तुम उन्हीं रेड ड्रैगन्स में और तुम्हारे अंदर भी पाया जाता है, शायद तुम उन्हीं की नस्ल से हो। कि चैन चिंग ये सुनने के साथ ही हैरान होते हुए कहता है कि ये आखिर एमरातुरसोरू कितने सालों की है। फिर इसी के साथ ही वो एंसेस्टर फिर उसे बताती है कि वेल अगर सेम स्पीशीज की बात की जाए तो तुम जो हो ना ड्रैगन्स की फायर को किंग की तरह यूज कर सकती हो, तुम्हारे पास हॉली सॉर्ड भी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हारी वीकेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ उनकी डिसेंडेंट हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ उनकी ब्लड लाइन मौजूद है। कि चैन चिंग ये बातें सुनने के साथ ही लिली का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि लिली अभी तो वीक है, लेकिन हम दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और उसके साथ ही फिर वो अपना सर खुजाते हुए उससे पूछ ही लेता है कि इसे ख्वाब आते हैं जिसमें ना ये किंग बन जाएगी, तो आपको क्या उसके बारे में कुछ पता है। तो एंसेस्टर इस पर उसे बताने लग जाती है कि किंग बनना पहले तो मुझे लगने लग गया था ना कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और मुझे ये एक नॉनसेंस सी लगती थी। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम इंसानों के जो इतने ज़्यादा क्लोज हो, तो मुझे तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। फिर वो एक सॉर्ड उसे देते हुए कहती है कि तुम इसे रख सकती हो। और हमें फिर उस सॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये असल में एक लॉर्ड लेवल की क्रिस्टल बीस्ट आइटम है जिसे टॉरेंट सॉर्ड कहा जाता है। और इसकी वजह से कोई भी वाटर टाइप की मूव हो तो उसे 1.5x की मदद से इंक्रीज किया जा सकता है। लिली उस सॉर्ड को लेते साथ ही उस एंसेस्टर को कहती है कि क्या सच में मैं इस वेपन को रख सकती हूँ। तो एंसेस्टर उसे कहती है कि ये पहले से ही डैमेज है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसे अपने साथ ऐसे फजूल में क्यों रखूँ। और वैसे भी फ्यूचर में अगर तुम किंग बनने वाली हो तो मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट समझना। और फिर ऐसा दिखाती है कि उसे नींद आ रही है और वो कहती है कि 10 डिवाइन सॉर्ड्स किंग के फाल होने के बाद अलग अलग जगह पर स्कैटर कर दी गई थी, उन्हीं में से एक तुम्हारा सिटी पे भी मौजूद है, तुम उसे ढूंढ लो और उसे हासिल करो। और मुझे अब नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ। इसके साथ ही वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। और उसके चाहते साथ ही चैन सिंह मन ही मन में कहता है कि वो तो गायब हो गई, लेकिन उसके मुताबिक मुझे उन स्कैटर्ड डिवाइन सॉर्ड्स को ढूंढना होगा और नाइट्स को भी ढूंढना होगा, इसके बाद ही मैं लिली को स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। तभी हम लिली को देखते हैं, लिली जैसे उस सॉर्ड का यूज करती है, इसी के साथ ही उसके कपड़ों का रंग भी चेंज हो गया था। अब तो उसे काफी अजीब फील होने लग जाता है और वो अपने मास्टर को कहती है कि मास्टर मेरी मदद कीजिए। कि तभी फिर चैन सिंह भी कूद पड़ता है और उसे कहता है कि लिली तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और वो उसे ये कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम असल में किंग की डिसेंडेंट हो, तुम्हारे अंदर रेड ड्रैगन का ब्लड है। ये तो एक छोटी सी पावर है, इसे कंट्रोल करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तुम्हें इसे मास्टर करना होगा। तभी वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मास्टर सच में। और फिर कहती है कि मैं आपकी बात समझ गई, ठीक है जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। इससे उसे काफी ज्यादा हौसला मिला था। इसके सामने एक यूनिकॉर्न जैसा कोई बीस्ट था, तो ये फिर अपनी सॉर्ड की वजह से उसे कहती है कि टॉरेंट सॉर्ड तुम्हें कह रही है कि तुम्हें मेरे सामने सबमिट होना होगा। कि तभी वो फिर यूनिकॉर्न जैसी चीज उसे कहती है कि किंग मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो तुम्हें किंग कह रहे हैं। ये फिर कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें मेरे से पंगा लेना है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ही उस यूनिकॉर्न पर अटैक करके उसे मार देती है। इसका मतलब है कि इसने सॉर्ड के ऊपर जो मास्टर था ना वो कर लिया है। देखते साथ ही तो एंसेस्टर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना जल्दी इसने इस पावर को मास्टर कर लिया है। और इतने नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसने अपने हायर लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। और कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस जज कर दिया, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर सिर्फ किंग की ब्लड लाइन ही मौजूद है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि तुम उसकी डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। लेकिन अगर मैं चैन सिंह की बात करूं तो इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन की ना पावर को अवेकन करने में इसने तो काफी मदद की है। कहीं ये कोई सेज तो नहीं है, एक सेज और एक टोमर या फिर दोनों है। फिर यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद ही लिली फिर जैसे ही नीचे आने लगती है तो देखती है कि सामने के सारे डीमन फोक्सेस इसके सामने झुके हुए हैं। लिली उन्हें अपने सामने झुकते देखते साथ ही कहती है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं। चैन सिंह उसे कहता है कि मेरे ख्याल में ये सभी तुम्हारे सामने झुके हुए हैं, तो तुम्हें अभी इन्हें कहना होगा कि अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। और इसी के साथ ही फिर जैसे ही ये उसी 5 डेल के पास आती है तो 5 डीमन फोक्स उसे बताती है कि असल में इन्हें ससुर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया है और ये ट्राइब के अब मोस्ट ऑनर्ड गेस्ट बन चुके हैं।
और ये कह रहे हैं कि आज रात है, इनका असल में एवोल्यूशन होने वाला है, तो हम यहाँ पर रुक कर इनके एवोल्यूशन को देख सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद कुछ डीमन फॉक्सेस उसके लिए खाना भी लेकर आ गए थे। उन्हें देखकर तो खुश होते हुए कहती है कि देखा, ये तो मेरे लिए खाना भी लेकर आए हैं। तभी हम देखते हैं कि अब रात का वक्त था और सभी डीमन फॉक्सेस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और ये भी फिर आग के पास बैठा हुआ लिली से पूछता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिली उसे बताती है कि मेरे ख्याल में आज रात की मूनलाइट एनर्जी को ये ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद अंडर एवोल्यूशन में चले जाएंगे। और तभी फिर जो टू टेल्स डीमन फॉक्स था ना, वो थ्री टेल में चेंज हो जाता है। जैसे इनके पास आता है तो उसे ट्रांसलेट करने के बाद लिली जैनसिंग को बताती है कि ये अब टू टेल से इवॉल्व होकर थ्री टेल बन चुका है। और ये कह रहा है कि इन्हें हमारे साथ एडवेंचर पर जाना है। लेकिन सामने फाइव टेल वाला बैठा हुआ उसके ऊपर गुस्सा करता है। और लिली बताती है कि फाइव टेल चाहता है कि वो इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसने इवॉल्व किया है। अभी भी इंसानों के साथ एडवेंचर्स पर जाने के लिए थ्री टेल काफ़ी नहीं है। चैन चिंग भी अब ये सुनने के साथ ही जल्दी से थ्री टेल के पास आते हुए कहता है कि तुम मेरे कंपेनियंस बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अपना कंपेनियन बनाऊंगा, लेकिन तुम अभी इसके लिए काफ़ी छोटे हो। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, फिर हम दोनों एडवेंचर्स पर एक साथ चलेंगे। खैर, ये सारी बातें करने के बाद ही चैंग चिंग फिर लिली को कहता है कि जैसा कि अब रात हो चुकी है, तो क्यों ना फिर इसका फ़ायदा उठाया जाए। तभी साइड पर से एंसेस्टर आते हुए कहती है कि जरा एक मिनट, मुझे अभी भी याद आया है, मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मुझे भूलने की आदत हो रही है। कि एंसेस्टर को देखते साथ ही उससे कहता है कि एंसेस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम सोने के लिए जा रही हो, फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? तो तभी फिर वो उसे एक स्टोन देती है, जिसके बारे में पूछता है कि ये क्या है। एंसेस्टर उसे बताती है कि ये ना एक शार्ड ऑफ द किलिंग स्टोन है। डीमन ट्राइब इसके बाद तुम्हें अपने कंपेनियन के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेगा। और हाँ, इसके जो भी फायदे ये फैक्ट्स वगैरह हैं, उसके बारे में तुम्हें खुद ही खोजना होगा। तो एंसेस्टर वहां से जाते हुए उसे कहती है कि मेरे ख्याल में मेरे सोने का टाइम हो गया, तो बाद में मैं तुमसे मिलूंगा। ये फिर उससे कहता है कि क्या तुम श्योर तो हो ना तुम सोने जा रही हो? ये ना हो कि फिर तुम आ जाओ और तुम्हें कुछ और फिर से याद आ जाए जो तुम्हें हमें बताना हो। खैर, फिर ये उन ट्राइब को बाय बाय कहते हुए पोर्टल की मदद से बाहर आते हुए ये अपने मन ही मन में कहता है कि वेल, इनके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, काफ़ी अच्छा रहा। इसकी वजह से देखो, लिली को डिवाइन स्वॉर्ड भी मिल गई है और मुझे एक किलिंग स्टोन भी मिल गया। और ऊपर से अगर मैं उस थ्री टेल ह्यूमन नाइट को अगर मैं फार्म में लेकर आऊँ, तो वो कैसी दिखेगी, इसके बारे में सोच के मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। और इसी के साथ ही अगले दिन हम देखते हैं कि ये ना कि यांग से मिलने के लिए ना उसकी लैब में पहुंच जाते हैं। और ये फिर उसे सारी तफसील बताते हुए कहता है कि कुछ ट्विस्ट और टर्न्स वगैरह आ गए थे। हमने टू टेल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में वो मिशन में हम फेल हो गए। लेकिन की यांग को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, तो वो उसे कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। तुम मुझे क्या अमातो रास्तों के बारे में और बता सकते हो, और मुझे क्या किलिंग स्टोन दिखा सकते हो जो उसने तुम्हें दिया है? ये फिर वो उसे स्टोन दे देता है। उस स्टोन को लेते साथ ही वापस अपनी जगह पर बैठते हुए वो कहती हैं कि असल में ये मिशन था ही यही कि हम टू टेल ट्राइब के बारे में जान सकें। अगर तुम टू टेल को मेरे पास लेकर आते हैं तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जितनी की इन्फॉर्मेशन तुम उनके ट्राइब में ले जाकर मेरे लिए वापस लेकर आए हो। तो इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दूंगी। कि चैन चिंग ये सुनने के साथ ही फिर मन ही मन में कहता है कि मुझे की यांग की प्रोफेसी के बारे में अभी से नहीं बताना चाहिए, मेरे ख्याल में थोड़ा और वेट करना चाहिए, मैं खुद ही इसमें कुछ ध्यान वगैरह लगाऊंगा। और फिर वो से कहता है कि एसोसिएशन ने क्या कभी नाइट्स ऑफ द क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड या फिर डिवाइन सॉर्ड्स के बारे में सुना है? की यांग उसे बताती है कि नाइट्स नाइट्स के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। वैसे भी फॉक्स डीमन ट्राइब के ऊपर मेरा सारा फोकस था, तो इन चीज़ों के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, मैंने डिवाइन सॉर्ड्स के बारे में सुना हुआ है। कुछ बीस्ट टेमर्स है ना, वो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए। वो अपने इंटेंस कंपटीशन में ही वैनिश हो गए। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से रीअपीयर होते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी मिसिंग थी। वो कुछ सॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे कि वो डीमनिक सॉर्ड्स को जलता हुआ देख कर आए हैं। और उसी के साथ ही जैसे लैब से बाहर आता है, तो वही उसी सॉर्ड के बारे में सोच रहा था कि वो किन बर्निंग डीमनिक सॉर्ड्स की बातें कर रहे थे। शायद जो हमारे हमें डीमन फॉक्स के एंसेस्टर ने बताया है, क्या ये वही सॉर्ड तो नहीं है? कि तभी उसके पास जो कैप्सूल था उसमें से फिज बाहर आ जाती है। कि उसे देखते साथ ही ये फिर कहता है कि तुम्हें क्या हो, तुम इतनी जल्दी अचानक से बाहर क्यों आ गई? तो आगे से फिज उसे कहती है कि हमें ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, क्या ये टाइम सही है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, लिली अब पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और मैं इससे पीछे नहीं रहना चाहती, और इसलिए मुझे भी ट्रेनिंग करना होगी और इसे इतना ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लिली जो कि साइड पर खड़ी हुई वाटर के ऊपर कंट्रोल कर रही थी, तभी फिर वो इसके ऊपर ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती और वो जो भी पानी था इसके ऊपर गिर जाता है और कहती है कि इसमें तो मैं वेट हो गई। तभी फिर चैन शिंग इसके पास आता है, तो ये चैन शिंग को बताती है कि इसे कंट्रोल करना तो फायर को कंट्रोल करने से भी काफ़ी दिक्कत भरा काम है।
तो चैन शिंग उससे कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले से ही बढ़िया कर रही हो, आहिस्ता-आहिस्ता तुम ये भी सीख जाओगी। और तभी फिर वो ये भी कहता है कि कैंग यांग ने हमें बताया था कि हमें अगर इस सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना है तो डिसअपियर होना होगा। तो मुझे किसी ऐसे बंदे की तलाश है जिसके साथ मैं वहाँ फाइट कर सकूँ, उसके बाद ही फिर मैं डिसअपियर हो पाऊँगा और सॉर्ड के बारे में पता लगा पाऊँगा। वो तो खैर उससे बातें कर ही रहा था कि तभी ही हम एक दरख्त के पीछे देखते हैं। वो तो शिनलिंग थी जो कि कह रही थी कि फाइनली मैंने इसे ढूँढ लिया। और फिर खुद को काम डाउन करते हुए कहती है कि मुझे अभी सब के लिए मेंटली प्रिपेयर करना होगा। मैं सिर्फ उसके साथ डेटिंग कर रही हूँ, ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। वो दोस्ती चाहता है तो दोस्ती कर लूंगी। वो तो ये बातें सोच रही थी कि तभी ही चैन शिंग उसके पास आते हुए उसे पकड़ते हुए कहता है कि जियांग शिनलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी फिर वो लिली की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है कि मैं अभी भी चाह रहा था कि बीगोन अब्यूज की फाइट हो जाए और तुम देखो तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हारे पास टाइम है? तुम अपने बीस्ट और मेरे बीस्ट की फाइट करवाना चाहोगी? जिस पर वो जल्दी से एक्साइटेड होते हुए अपने कैप्सूल को निकालते हुए कहती है कि क्या मेरे लिए भी एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि मेरा श्याओ फैंग अभी भी इवाल्व हुआ है तो मैं भी उसकी तरह देखना चाहती हूँ। तभी वो फिर चिल्लाते हुए कहती है कि श्याओ फैंग तुम बाहर आ जाओ, वो अब नाइट क्लास में शिफ्ट हो चुका था। कि चैन शिंग तो ये देखते साथ ही हैरान होते हुए कहता है कि थोड़ी ही देर हुई थी हमें मिले हुए, और देखो ये तो आइस फिनिक्स से इवाल्व होके डिवाइन फिनिक्स बन चुका है, और इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी 10 डिग्री तक डिक्रीज हो गया है। और इस सबसे बचने के लिए वो अपनी एक डोमेन भी बना लेता है और फिर कहता है कि लिली हम इससे भी बड़े बड़े मॉन्स्टर से पंगा ले चुके हैं, ये तो कुछ नहीं है, तो बस तुम अलर्ट रहना। लिली कहती है कि ठीक है। छिनलिंग ये देखते हुए फिर अपने फिनिक्स को कहती है कि तुम इसके ऊपर पहले अटैक करो, जिस पर वो पहले से लिली के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस अटैक की वजह से लिली के इर्द गिर्द कुछ आइस वगैरह बन जाती है उसे ट्रैप करने के लिए। और ये देखते साथ ही इस पर चैन शिंग मन मन में कहता है कि वेल ये अमीर है, दिखने में वीक है, लेकिन इसके जो अटैक्स हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। और इन्होंने जो इसके ऊपर लिली के ऊपर अटैक किया मेरे ख्याल में ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर वो लिली को कहता है कि लिली तुम इसकी आइस को ब्रेक कर दो। लिली ये बात समझते हो कहती है कि मैं आपकी बात समझ गई, इसी के साथ ही फायर का इस्तेमाल करते हुए क्यूब्स वगैरह वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इतनी ज़्यादा वहाँ पर हीट पैदा हो चुकी थी कि इसे सह पाना शिनलिंग के लिए भी मुश्किल काम था। और वो फिर कहती है कि चैन शिंग तुम तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, जो पिछली बैटल हुई थी ना उस बैटल से, और अब इस बैटल में हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तभी वो भी कहता है कि लिली मुझे भी बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। और वो फिर लिली को कहता है कि लिली तुम अटैक करो। एक तरफ से फ्रोजन जेनेसिस का इस्तेमाल हो रहा था, दूसरी तरफ फायर से ब्लास्ट हो रहे थे। उन दोनों की फाइट की वजह से अब वहाँ पर एक पोर्टल भी ओपन होना शुरू हो जाता है। उस पोर्टल को देखते साथ ही ये कहता है कि शायद ये वही पोर्टल है जिसके बारे में मैं बताया गया था। लिली तो अब उस पोर्टल के पास पहुंच जाती है। तभी वो लिली को कहता है कि लिली तुम्हें वहाँ पर कोई सेंस वगैरह हो रहा है? वो कहती है कि वेल मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई चीज़ मुझे अपनी तरफ बुला रही है, ये शायद किलिंग स्टोन की तरह ही है। कि चैन शिंग जंप लगाते उससे कहता है कि फिर तो मुझे कोई भी डाउट नहीं है, हमें अंदर जाना चाहिए। ये दोनों फिर उस पोर्टल में इंटर हो जाते हैं, इसी के साथ ही वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। उस पोर्टल के ख़त्म होने के बाद ही नीचे खड़ी हुई शिनलिंग तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये दोनों कहाँ चले गए। तभी ये फिर उस पोर्टल में जिस जगह पर पहुंचे थे वहां पर आग ही आग थी, और उसके साथ ही कहता है कि हम हैं तो अर्थ पर, लेकिन नहीं पता कि एग्जैक्ट ये जगह कहाँ पर है। और फिर वो लिली को कहता है कि वेल मुझे नहीं लगा था कि इस फाइट से ये इतना जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, देखो हम दोनों यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर इन्हीं फाइट से यहाँ पर लोग पहुँच आते हैं तो मेरे ख्याल में आगे भी फ्यूचर में काफ़ी सारे बीस्ट चेम्बर्स इस जगह पर आएंगे। जबकि लिली से कहती है कि ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि हम इस जगह पर आए हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो भी सीक्रेट रियल में मेरे ख्याल में इसने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं ये बात जानती हूँ, मेरी गार्ड्स ऐसी बात कह रही हैं। तो तभी फिर उसी फायर में से एक फायर छोटी सी बाहर आती है जिसे घोस्ट फायर का नाम दिया गया था। उसे देखते साथ ही लिली डर जाती है, लेकिन चैन सिंह उसे कहता है कि मेरे ख्याल में ये हमें ना कहीं ले जाना चाहती है, तो ये हमें अगर गाइड कर रही है तो हमें इसका पीछा करना चाहिए, देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेकर जाती है। कि वो गाइस फायर को ये फॉलो कर रहे थे कि तभी एक गेट के पास पहुंच जाते हैं। उस गेट को देखते साथ ही चैन सिंह लिली को कहता है कि मेरे ख्याल में ये घोस्ट फायर चाहती है कि हम इसके अंदर इंटर हों, और मेरे ख्याल में जो इस स्पेस का मास्टर है वो अंदर हमारा वेट कर रहे हैं, तो हम दोनों को अंदर जाना ही चाहिए। लिली भी आगे बढ़ती है और उस गेट के ऊपर कुछ लिखा था उसे पढ़ने लग जाती है और कहती है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जब तुम मेरे अंदर इंटर होगे ना, तुम इंटरनल रिजेंटमेंट की अबाइस में इंटर हो जाओगे। ये देखते साथ ही एक दफ़ा फिर से चैन सिंह हैरान होते हुए कहता है कि तुम क्या इस सब को रीड कर सकती हो जो कुछ भी लिखा हुआ है। खैर फिर गेट ओपन होने के साथ ही ना ये दोनों कुछ पत्थरों के ऊपर जंप वगैरह लगा रहे थे ताकि आग में न जल जाएं। और वो उसे कहती है कि मैंने रीड तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर उन सब का इस सबसे क्या मतलब है, कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आगे से चैन सिंह उसे कहता है कि फिलहाल हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है,
मेरे ख्याल में वो लोग हमने कुछ रेड ड्रैगन किंग के बारे में या फिर उसके नाइट के बारे में बता रहे हैं। हम जितना अंदर जाएंगे उतना हमें इसके बारे में और पता चलेगा। खैर ये दोनों फिर इसी तेजी फुर्ती से हम भाग कर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे ड्रैगन्स मौजूद थे। ये देखते साथ तो चैन सिंह हैरान ही रह जाता है कि तभी उनमें से एक ड्रैगन इनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये लिली ये देखते साथ ही कहती है कि मास्टर जरा ध्यान से। अब हम देखते हैं कि लिली भी उस ड्रैगन को देखते साथ ही फिर अपनी पावर को रिलीज करती है और कहती है कि तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके इर्द गिर्द एक एनर्जी की शील्ड बन गई थी। तो ये देखते साथ ही चैन सिंह हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारी ये बॉडी के इर्द गिर्द क्या चीज घूम फिर रही है। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मेरी बॉडी के इर्द गिर्द चीज है ना, ये टॉरेंट सॉर्ड की वजह से आ रही है। तुम्हें एक फिश टेल बीस्ट नजर आ रहा होगा, ये भी उसी सॉर्ड से निकल रहा है और अब मैं इसी टॉरेंट सॉर्ड का इस्तेमाल करके इस ड्रैगन के साथ फाइट करूंगी। चैन सिंह इतना सुनने के साथ ही खुश हो जाता है और कहता है कि पहली दफा लिली टॉरेंट सॉर्ड का इस्तेमाल करके फाइट कर रही है और इसकी पावर की स्ट्रेंथ देखकर ये बात तो मुझे पता चल ही गई है कि इसका लेवल इंसेन लेवल तक पहुंच चुका है और अपनी इस पावर की वजह से वो ड्रैगन को भगाने में तो कामयाब हुई थी। लेकिन लिली इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि ड्रैगन का पीछा करने लग जाती है। जब ये देखने के साथ ही चैन सिंह उसे कहता है कि उसे चेज मत करो, क्योंकि वो जानता था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो इन दोनों के साथ क्या होगा। इस पर लिली चैन सिंह को कहती है कि जो कोई भी मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं ऐसे नहीं जानने दूंगी। कि उसके पीछे फिर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने सही कहा है, जो कोई भी जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसी के साथ ही उस क्रिएचर ने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया था कि जो इसके पास फिश टेल्ड के बीस्ट थे ना, उनसे सांस भी नहीं लिया जाता। और इसी के साथ ही फिर वो बीस्ट उन्हें बताता है कि इसी होली सॉर्ड की वजह से बाकी जितने भी यहाँ पर बीस्ट वगैरह है ना, उनमें जंग करने की इंस्टिंक्ट वापस आ गई है और उसकी वजह से मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और इसी दौरान फिर उसकी नजर लिली के पास मौजूद सॉर्ड पर भी पड़ जाती है और वो यही कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर तो एक और होली सॉर्ड भी है। और इस होली सॉर्ड की स्ट्रेंथ देखकर ये बात भी मालूम हो गई है कि ये सीक्रेट रैम तक पहुंची हुई है। खैर ये कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी मैं तो इससे नहीं डरने वाला, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इंसानों ने जो कुछ भी किया था उसके बदले में उनसे बदला तो लिया ही जाएगा, उन्हें ये प्राइस पे करना होगी। और यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है तो दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्वीन बी था, जो कि एक बंदे के साथ फाइट कर रही थी। उसके पास भी एक बीस्ट था, लेकिन क्वीन बी ने अपनी निडल क्वीन का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी इंजर्ड कर दिया था और वो बंदा भी काफी इंजर्ड था। और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर अम्बुश ना करती तो मैं ये तुमसे कभी ना हारता। तुमने मेरे ऊपर डायरेक्टली बैटल की है, ये तो असूलों के खिलाफ है ना, तुम एक कॉड हो। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक और क्रिएचर अपेयर होती है जो कि क्वीन बी को गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम एक ट्रैश सी लड़की हो। तो इससे तो क्वीन बी को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ये सब कुछ कहो। तभी वो क्रिएचर उसे यही कहती है कि वेल अगर तुम जैसा कोई ट्रैश मुझे दे देता तो मैं तो उसे टच तक न करता। ये आवाज उसके सर में घूमने लग जाती है तो क्वीन भी अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही बुरी है, तुम वो अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करते। और फिर इसी गुस्से में ही सामने पड़े हुए बंदे को वो मार देती है और फिर उसे कहने लग जाते कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे ओल्ड हैक कहे, अभी तो मैं सिर्फ 30 साल की हूँ। और वही जो क्रिएचर उसके इर्द गिर्द घूम रही थी तो वो उसे यही कहती है कि अगर तुम 30 साल की हो तो जिस पर भी तुम डेट पर जाती थी तो वो तुम्हें इग्नोर क्यों कर देता था, बाद में गोस्ट क्यों कर देता था। उसकी एक ही रीजन है, क्योंकि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता था, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। तो ये सब कुछ वो क्रिएचर सिर्फ इससे गुस्सा दिलाने के लिए कह रही थी। जबकि पोर्टल के अंदर के सीन में हम देखते हैं कि चैन सिंह अब लिली का पीछा करते करते काफी थक जाता है और कहता है कि लिली तो काफी तेज बात की है। और मन ही मन में कहता है कि आखिर इतनी ज्यादा गर्मी में उसे क्या आनु पड़ी कि वो इसके साथ फाइट करने के लिए निकल पड़ी। तो इतने में हम देखते हैं कि पोर्टल ओपन होने के साथ ही वहां पर क्वीन बी भी आ जाती है और इसे देखते साथ ही कहती है कि हे ब्रैड, दोबारा से हमारी मुलाकात हो गई। जबकि ये उसे कहता है कि हैं ये आवाज को तो कहीं सुनी सुनी है ना, ये कहीं क्वीन बी तो नहीं है। तो भी क्वीन बी इसे कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम एक मर्द हो ना, तो क्या तुम मेरे उस सवाल का जवाब दोगे। जबकि क्वीन बी को अपने सामने देखते साथ ये काफी डर जाता है और कहता है कि लिली तो यहाँ से जा चुकी है और मेरे ख्याल में फिस्क इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसे दिखाना चाहता था कि ये उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार है और अपना कैप्सूल बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें मुझसे क्या पूछना है।
और मन ही मन में ये कहता है कि अगर मैं क्वीन बी की लोकेशन की बात करूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अंदर से सैड है। तभी क्वीन बी घुटनों के बल बैठते हुए ऐसे कहते हैं कि कहीं मैं तुम्हें अनअट्रैक्टिव तो नहीं लगती, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। और वो फिर उसे ये कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं मिड 30s में हूँ। जब भी मैं डेटिंग पर जाती थी बाद में वो मुझे घोस्ट कर देते थे, उसकी क्या रीजन हो सकती है? क्या मैं कभी भी किसी बंदे के साथ प्यार कर पाऊंगी? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? चैन सिंह इतना सुनने के साथ ही उसके पास बैठते हुए उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम बुरी दिखती हो, तुम तो काफी चार्मिंग और प्यारी हो। इस पर तो वो लट्टू होते हुए कहती है कि क्या सच में तुम जो कह रहे हो वो ठीक है? जबकि चैन सिंह मन ही मन में कहता है कि फिलहाल तो लिली यहाँ पर है नहीं, जब तक लिली नहीं आती मैं इसकी हाँ में हाँ कहता रहूंगा। खैर थोड़ी देर के बाद ही दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहों डालकर खड़े हुए थे और वो उसे कह रही थी कि तुम्हारा टेस्ट तो काफी अच्छा है। तो चैन सिंह भी कह रहा था कि तुम मुझे चैन सिंह कह सकती हो, ब्रैट ना ही कहो तो सही रहेगा। कि इतने में लिली भी वहां पर आ जाती है, हम दोनों किस तरह देखते साथ कहती है कि यहाँ पर आखिर ये चल के आ रहे हैं। अब उसे जेलसी फील हो रही थी कि तभी वो बीच में आते हुए इन दोनों की बातों को काटते हुए कहती है कि मास्टर आप रुक जाइए, आपको पता है ना कि ये हमारी दुश्मन है, आप इसे इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। वो चैन सिंह को थोड़ा सा पीछे लेकर जाती है तो उसे देखते साथ ही चैन सिंह तो खुशी हो गया था। जबकि लिली उसे कहती है कि क्वीन भी तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम क्या मेरे मास्टर के साथ कुछ करना चाहती हो? तो इस पर आगे से वो उसे आंख मारते हुए कहती है कि तुम ये अब मुझे मत कहना कि तुम मास्टर को पसंद करती हो। तो मास्टर को पसंद वाली बात करने के साथ ही उसकी तो आंखें घूमने लग जाती हैं, तो वो जल्दी से उसे अपने चेस्ट के साथ लगाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसके चेस्ट के इतने ज्यादा क्लोज होने की वजह से चैन सिंह की तो हालत ही खराब हो गई थी और वो ये कह रहा था कि लिली तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ ना। खैर चैन सिंह फिर उससे सवाल पूछता है कि लिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो सॉर्ड को ढूंढने के लिए गई थी ना, तो क्या वो तुम्हें मिल गई? कितने में उनके ऊपर अटैक होता है, इसकी वजह से क्वीन बीबी बाल बाल बच गई थी और वो भी काफी शॉक्ड थी, क्योंकि जो अटैक उनके ऊपर हुआ था पीछे एक पहाड़ी थी, वो पहाड़ी में जाकर टकराता है तो पहाड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। जबकि लिली को इस वक्त सिर्फ अपने मास्टर चैन सिंह की फिक्र थी और कह रही थी कि मास्टर जरा ध्यान से। और तभी इतने में उन पर अटैक करने वाला बंदा भी फिर हमें दिखाई देता है, वही डार्क अंडर वर्ल्ड ग्रुप का 6 विंग ऑफिसर था, उसका नाम था रेजर। और उसके साथ भी उसके अपना ही बीस्ट था और वो कह रहा था कि लगता है कि मुझे अब इस मैच को क्लीन करना होगा। चैन सिंह भी मौके का फायदा उठाते हुए उसके क्वीन बी के दिल में ना रेजर की नफरत डालते हुए उसे कहता है कि यही वही है ना जो तुमसे ओवर टाइम करवा रहा है, इसलिए तो तुम्हारे पास डेटिंग का टाइम नहीं है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो कि दूसरे लोगों की हैप्पीनेस को रॉब करते हैं, तो तुम्हें इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। तो आगे से रेजर हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि क्वीन भी तुम्हारी बातों में आ जाएगी, वो कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे नहीं करेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो थोड़ी देर में तुम्हें ये सारी बात समझ में आ जाएगी। और इसी के साथ ही अब उसके पास जो बीस्ट की क्रिएचर थी उसका नाम था ट्विन ब्लेड मैंटिस, और वो मैंटिस को कहता है कि इनके ऊपर अटैक करो और इन्हें मार दो। वो मैंटिस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, ये देखते साथ ही चैन सिंह कहता है कि इसकी स्पीड तो काफी तेज है। लिली भी अपने हाथ में शॉर्ट को पकड़े खड़ी थी, लेकिन वो भी डर के मारे कांप रही थी। तो ये देखते साथ ही चैन सिंह ये बात तो समझ गया था कि लिली उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी और चैन सिंह तो उसे अपनी साइड पर करना चाहता था। तो वो क्वीन बी को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे आ जाएं तो इन सभी पैसों से तुम अपने लिए प्यार को नहीं खरीद सकती। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि डर के आगे जीत है। जबकि उधर लिली और मैंटिस की आपस में फाइट चल रही थी कि तभी रेजर मैंटिस को कहता है कि तुम अपनी पावर बूस्ट का इस्तेमाल करो और इसे अभी 2 टुकड़ों में चेंज कर दो। जिस पर वो अपने इसी पावर का इस्तेमाल लिली पर करता है। लिली उसे सह नहीं पाती तो वो पीछे जाकर गिरती है। ये देखते साथ ही चैन सिंह कहता है कि लिली, और तभी उसके पीछे एक घोस्ट था जो कि कह रहा था कि लगता है कि अब इस सब में मैं काफी फंस गया हूँ। जबकि रेजर मैंटिस को कहता है कि अब इसका काम खत्म कर दो, कि तभी वो अपनी स्टील प्लेट स्लैश का इस्तेमाल करता है। वो फिर इसका इस्तेमाल करते हुए जैसे लिली पर अटैक करने वाला था तो लिली को लगता है कि अब उसका काम खत्म हो जाएगा। कि तभी पीछे से हम देखते हैं कि अब फिज भी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस मैंटस को रोकने की कोशिश करती है और उसे रोकते हुए ये बात तो वो समझ चुकी थी कि ये मैंटस तो काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ में खड़े हुए चैन चिंग को फिर कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं जो कि उसे ये कह रही थी कि ये यूजलेस है, तुम इस सब में मारे जाओगे। इन आवाजों को सुनने के साथ ही ये काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये आवाजें मेरे दिमाग में बार बार क्यों घूम रही हैं। और पास में खड़ा ही रेजर क्वीन वी को कहता है कि वेल मुझे एक बात तो बताओ कि तुम आखिर इसके साथ फाइट क्यों नहीं कर रही? क्या अब तुम ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे करना चाहती हो इसलिए तुम उसका साथ दे रही हो? और उसे भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी जो कि ये कह रही थी कि लगता है कि तुम इस औरत को कन्विंस करना चाहते हो, क्या सच में तुम इसे कन्विंस कर पाओगे? फिर तभी चैन सिंह आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए क्वीन बी को कहता है
कि पैसे तो आने जाने की चीज़ है, बाद में भी आ जाएँगे, लेकिन तुम खूबसूरत हो, अगर तुम्हारी ये खूबसूरती चली जाएगी, तो उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारोगी? तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि आखिर प्यार क्या होता है। और चैन सिंह अपने मन ही मन में कहता है कि फिलहाल तो मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे क्या कहूँ। कि तभी वो फिज को देखता है कि फिज की हालत अब इस सब की वजह से काफी खराब हो चुकी थी, तो इसे अब फिज की फिक्र होने लग जाती है। और तभी इसके इर्द गिर्द जो घोस्ट वगैरह खड़े थे वो इसके कान भरते हुए कहते हैं कि जो चल रहा है ऐसे चलने दो, तुम किसी को नहीं बचा सकते, तुम्हारी मौत पक्की है, तुम मर जाओ ना। रेजर भी अब पीछे नहीं हटना चाहता था, तो वो क्वीन बी को कहता है कि क्वीन बी, अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम्हें वो बंदा भी मिल जाएगा जो तुमसे प्यार करेगा। जबकि चैन सिंह उसे कहता है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, प्यार को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम्हें इसके साथ देना है तो ठीक है, फिर तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिल पाएगा। अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। रेजर को ये सुनने के साथ इतना गुस्सा आता है कि वो फिर कहता है कि मेंटिस, पहले तो तुम इस बंदे को मेरी आंखों से दूर करो ना, ये काफी तकलीफ पहुंचा रहा है। कि तभी वो मेंटिस जैन सिंह की तरफ बढ़ता है, इसके साथ ही लिली और फिज दोनों हैरान रह जाती हैं, उन्हें अपने मास्टर की फिक्र होने लग जाती है। और इसी के साथ ही अब वो मेंटिस चैन सिंह के काफी करीब पहुंच चुका था और चैन सिंह को लगने लगता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। कि तभी मेंटिस के ऊपर अटैक होता है, तो मेंटिस अब इस सब की वजह से काफी घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। रेजर भी ये देखते साथ ही हैरान रह गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये साला चल क्या रहा है। कि तभी हम क्वीन बी को देखते हैं, तो क्वीन बी अब तो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी और वो उससे कह रही थी कि तो फिर क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। जैन सिंह के पास भी अब कोई और रास्ता नहीं था, तो वो कहता है कि हाँ हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। जबकि ये सुनने के साथ ही लिली और फिज को दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। रेजर को भी ये देखते साथ ही काफी गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि "ऐ औरत, तुम में तो कोई दिमाग ही नहीं है, लगता है कि इसके साथ तुम्हें भी मारना पड़ेगा।" तो क्वीन भी उसकी ये बात सुनने के साथ ही चैन सिंह को कहती है कि यहाँ पर रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, तो हमें छुपना होगा। और वो फिर अपनी नीडल क्वीन को कहती है कि तुम्हें अब नीडल डांस का इस्तेमाल करना होगा। वो अपने नीडल डांस का इस्तेमाल मैंटिस के ऊपर करती है। कि देखते साथ ही रेजर कहता है कि ये एक चीप ट्रिक है और अपने ट्विन ब्लेड मैंटिस को कहता है कि वो अपनी विंड ब्लेड स्टाइल का इस्तेमाल करे। तो चैन सिंह अब लिली के पास जाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि मास्टर हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद उन दोनों का अब ध्यान फाइट की तरफ हो जाता है, जहाँ पर क्वीन बी की निडल क्वीन और मैंटिस आपस में फाइट कर रहे थे। दोनों की फाइट देखते साथ ही चैन सिंह कहता है कि क्वीन बी की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने दुश्मन को हरा सके, तो इसलिए अब तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा लिली। लिली उसे कहती है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुझ में अभी इतनी एनर्जी नहीं बची हुई, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को पहले गैदर कर लेना चाहिए। और फिर इसी फाइट में हम देखते हैं कि स्टिंगर बी की हालत काफी खराब हो जाती है। ये देखते साथ ही क्वीन बी को उसकी फिक्र होने लग जाती है, जबकि रेजर उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने हमें बिट्रे किया है, तो इसलिए तुम्हें मैं एक अच्छी मौत दूंगा। तो चैन सिंह फिर कहता है कि लिली अब टाइम आ चुका है, इस सबको खत्म करो। कि तभी फिर लिली अपनी टॉरेंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और अपनी पावर को गैदर करना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ही उसने वॉर्टिक्स फोर का इस्तेमाल करते हुए मैंटिस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल में हम देखते हैं कि रेजर इंटर होते हुए कहता है कि मैं दोबारा तुमसे फाइट करने के लिए जरूर आऊंगा। और वो पोर्टल फिर इसे भी खींचने लग जाता है। तो क्वीन बी भी कह रही थी कि चैन सिंह आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो चैन सिंह ये देखते साथ ही अपना सर खुजाते हुए कहता है कि लिली तुमने ये क्या किया, अपनी ही टीम के मेंबर को उस पोर्टल में भेज दिया। कि तभी फिश देखते साथ ही जल्दी से उसके साथ चिपकते हुए कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी अकेली हूँ। कि पीछे से लिली भी उसे चिपटते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें दुश्मन की जरूरत नहीं है, वैसे भी क्वीन भी तो हमारी दुश्मन थी ना, तो मेरे होते हुए तुम भला उसके साथ कैसे रह सकते हो। और फिर से उसे जोर से पकड़ते हुए कहती है कि क्यों ना हम दोनों कडल करें। पीछे से लिली कहती है कि मेरी तरफ देखो ना मास्टर, अब उन दोनों के बीच में तो चैन सिंह फंस गया था। ये सारा सीन देखते साथ ही वहाँ पर मौजूद घोस्ट लड़कियां कहने लग जाती हैं कि लगता है कि फिज और लिली इसलिए तुम के साथ चिपकी हुई हैं क्योंकि उन्हें हमारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो अच्छी लड़कियां हैं और मैं भी देखती हूँ कि कब तक वो तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी और तुम कब तक ऐसा प्रिटेंड करते रहोगे कि तुम एक अच्छे बंदे हो। चलो फिर हम भी सब में एंजॉय करते हैं। कि तभी वहाँ पर काफ़ी सारे घोस्ट लड़कियां इकट्ठा हो गई थी और फिर आगे बढ़ते साथ ही इसे घेरना शुरू कर देती हैं। कि उन दोनों की इन डिजाइर्स को देखते साथ ही ये बात तो समझ गया था कि लिली और फिज अब पीछे नहीं हटने वाली, तो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों काम डाउन हो जाओ ना, क्योंकि वो घोस्ट लड़कियां से साफ दिखाई दे रही थी। और लिली और फिज को वो कह रहा था कि तुम्हें पता दिखाई नहीं दे रहा कि हमें फीमेल घोस्ट ने घेर के रखा हुआ है। जिस पर फिज उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे पास एक अच्छा मौका है, तुम फिर भी दूसरी औरतों के बारे में सोच रहे हो।
और लिली भी पीछे से उसे पकड़ते हुए कहती है कि मास्टर, मेरे होते हुए दूसरों के बारे में क्या सोचना। कि तभी फिर उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है जो कि यही कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये आवाज़ सुनने के साथ ही चैन सिंह थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि ये आवाज़ कैसी है। तो इतने में फिर हम एक और बीस्ट को देखते हैं और वो बीस्ट इनके ऊपर अपनी आग से अटैक कर देता है। कि उससे बचने के लिए ना तभी उसने एक इर्द गिर्द शील्ड बना ली थी और वो शील्ड टॉरेंट शॉट की वजह से बना पा रहा था। और ये देखते साथ ही हैरान रह जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो भला कैसे अपनी टॉरेंट शॉट का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये तो लिली की थी ना। और फिर इसी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और वो शॉट उसे बताने लग जाती है कि जब ये शॉट किंग पकड़ता है तो ये किंग की शॉट बन जाती है, और जब कोई इसे नाइट पकड़ता है तो ये फिर उसकी प्रोटेक्शन करती है। जो कोई भी इसके लायक होगा मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगी। तो ये आगे से वो कहता है अच्छा अच्छा, तो ये मुझे कह रही है कि मैं लिली की प्रोटेक्शन करूं, इसलिए ये मेरा साथ दे रही है। लिली की हालत पहले से ही काफ़ी ख़राब थी, तो वो फिर लिली को कहता है कि लिली क्या तुम ठीक हो। इधर भी पीछे से हम देखते हैं कि एक लड़की अपेयर होती है जो कि कहती है कि ब्रदर, मुझ क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे। अगर लिली के लिए ना होता तो कभी भी मेरी ये हालत ना होती। चैन चिंग तो उसकी बातों में आने ही वाला था कि तभी वो टॉरेंट सॉर्ड उसे कहती है कि तुम्हें इससे बचना होगा। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे साथ ना होती तो तुम इस स्पेल में आ जाते और तुम्हें पता है ना कि हम मुकम्मल तौर पर डूम्ड हो जाते। तभी फिर वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोना बनकर मेरे सामने आओ। कि इतने में उसका तो वहां से अपीयरेंस गायब हो जाती है, लेकिन एक और बीस्ट इसके सामने आ गया था। तो ये अपनी टॉरेंट स्वॉर्ड उसकी तरफ करते हुए कहता है कि अच्छा, तो इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी वजह से देखो लिली और फिश की हालत खराब हो गई है। तो ये उसके साथ फाइट तो करना चाहता है, लेकिन उस क्रिएचर का प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये देखते साथ ही हैरान होते हुए कहता है कि अब मुझे ये मत कहना कि ये मेरे इमोशन का यूज करके अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है और इसके बाद ही स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगर बनता जा रहा है। कि तभी ही बीच में फिज भी कूद पड़ती है और वो मास्टर और लिली को इस सब से बचा लेती है और थोड़ी दूर चली जाती है। और इसमें चैन चिंग को थोड़ी सी चोटें भी लग गई थी। लिली को चैन चिंग की फिक्र हो रही थी, उसे पूछती है मास्टर क्या आप ठीक हैं, जबकि ये कहता है कि लिली क्या अब तुम ठीक हो गई हो। और फिर आगे से वो सॉर्ड बताती है कि हाँ ये सब कुछ मेरी वजह से, क्योंकि मैं जख्मों को प्योरीफाई कर सकती हूँ। तो उन तीनों का ये बॉन्ड देखते साथ ही उस बीस्ट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यही कहता है कि तुम एक क्रिस्टल बीस्ट हो, इसके बावजूद भी तुम इंसानों को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। कि चैन सिंह उसकी ये बात सुनने के साथ ही कहता है कि लिली और फिज ये हमारे इमोशन को इस्तेमाल करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तो इसलिए अगर तुम इसके साथ फाइट कर रहे हो तो अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना और काम डाउन रहना। इस पर वो दोनों कहती हैं कि ठीक है, आपकी बात समझ गए। अब जैसा ही उस बीस्ट ने इनके ऊपर अटैक किया था कि उससे बचने के लिए ये फिर अपनी उसी शॉट का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ ही फिर वो फिश को कहता है कि वो अपनी पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल करके लिली को बचाए। तभी फिर लिली अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करने के लिए जाती है। ये देखते साथ ही चैन चिंग कहता है कि लिली जरा ध्यान से। कि तभी हम देखते हैं कि अब लिली उस पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी। तभी फिर एक आवाज सुनाई देती है जो कि ये कह रही थी कि जो हॉली सॉर्ड होती है ना, उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब ही ये होता है कि वो अपने किंग की प्रोटेक्शन करे, तो इसलिए मैं अपनी पावर तुम्हें नहीं दूंगा ताकि किंग से इसको कोई नुकसान हो। तो जैसे ही वो बीस ये बात सुनता है, इसी के साथ ही हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चैन सिंह अपनी टॉरेंट शॉट लिली की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। और इसी के साथ ही फिर लिली उस शॉट को पकड़ते हुए अपने टॉरेंट सीक्रेट आर्ट अजूरा बाई स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसका काम वहीं पर खत्म कर देते हैं और वो क्रिएचर फिर एक शॉट में चेंज हो जाती है। उसको देखते साथ ही टॉरेंट शॉट उसे कहती है कि तुम रेतफुल होली शॉट हो ना, तुम्हारी नेचर कभी भी चेंज नहीं हुई, तुम बिल्कुल पहले की तरह हो। और लिली ही उस रेतफुल शॉट को देखते साथ ही कहती है कि ये तो एक और होली शॉट है ना। वो उसे टच करने लगती है कि तभी वो रेतफुल होली शॉट थोड़ी सी पीछे हट जाती है और उसे कहती है कि किंग मुझे इसके लिए माफ कर देना, मुझे अभी ये काम खत्म करना है, वो काम खत्म कर लूँ तो बाद में मैं आपकी मदद करूंगी। और जो पहले वाला बीस्ट वो काफी बड़ा था, अब वो छोटे साइज में चेंज हो जाता है। कि फिर उसे उठाते हुए मास्टर कहते हैं मास्टर मैं इसका साथ अब क्या करूँ। कि उसे देखते साथ ही चैन सिंह कहता है कि वेल ये पहले तो बहुत ही बड़ा था और ऊपर से मुझे लगता है कि ये एक फीमेल है और अब एक छोटी बन चुकी है। और वो रेतफुल होली शॉट जैसे ही उसमें एंटर होती है, इसी के साथ ही वो इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि फिज के हाथ से छूट जाती है और कहती है कि ये तो बहुत गर्म है। तभी ही वो फिर क्रिएचर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और कहती है कि टेक्निकली जो ब्लैक हाउंड है ना, उस तुम लोगों ने अपने ट्रायल को पास कर लिया है।
और मुझे अभी एक रिवेंज लेना है, इसलिए मैंने इस फीमेल क्रिएचर को अपनी पावर दे दी थी। टॉरेंट सॉर्ड को ये देखते साथ ही रेतफुल हॉली सॉर्ड पर फिर से एक दफा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किंग के आर्डर को ना मानो। जबकि लिली अपनी टॉरेंट सॉर्ड को कहती है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी वह टॉरेंट सॉर्ड आगे बढ़ते हुए फीस के अंदर इंटर होते हुए उसे कहती है कि तुम में अपनी बॉडी मुझे देना होगी, मुझे उसे यूज करना है। और फीस दोबारा से स्नेक में चेंज हो जाती है और टॉरेंट सॉर्ड के साथ अब उसका कॉम्बिनेशन हो चुका था और वो फिर टॉरेंट सॉर्ड कहती है कि अब मुझे तुम्हें स्पाइल करना ही होगा। और इसी के साथ ही आगे बढ़कर वो उसी रेतफुल हॉली सॉर्ड को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुमने किंग के हुक्म को डिसोबे किया है। रेतफुल हॉली सॉर्ड फिर उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करना है तो ठीक है, और फिर भी वो उसकी टेल को काट कर देती है। अब वो दोनों में फाइट चल रही थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाल रही थी। और जबकि वो स्नेक तो से कह रही थी कि तुम एक ट्रेटर हो, तुम इतनी शेमलेसली कैसे हो सकती हो। तो अब उन दोनों की इस फाइट की वजह से पोर्टल ओपन शुरू हो जाता है। ये देखते साथ ही चैनचिंग कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, इस सीक्रेट रैम का जो ऑनर है उसे डिफीट हो चुकी है, तो ये प्लेस अब कोलैप्स कर रही है। तो चैन चिंग जल्दी से लिली के पास आते उसे कहता है कि इन दोनों को हमें लड़ने से अब बचाना होगा क्योंकि ये जगह ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। तो लिली फिर टॉरेंट सॉर्ड को कहती है कि तुम अब बस करो। चैन चिंग भी उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों रुक जाओ ना, किसी दूसरी की पार्टी का इस्तेमाल करके तुम आपस में कैसे फाइट कर सकती हो। और टॉरेंट सॉर्ड, ये सब मैं तुमसे ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम फिर बॉडी का इस्तेमाल कर रही हो, तुम उससे बाहर आ जाओ। ये सुनने के साथ ही फिर वो टॉरेंट सॉर्ड उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और सेपरेट हो जाती है। और फिश की सब में काफी हालत खराब हो गई थी कि तभी वो चैन शिंग उसे पकड़ते हुए फिश के लिए परेशान हो जाता है। रेतफुल हॉली सॉर्ड ये देखते हुए कहती है कि माई किंग, लगता है कि आपने एक ऐसे बंदे को चूज किया है जो कि सच में उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। जबकि फिज जैसे ही अपनी टेल को देखती है जिसके ऊपर बाइट के निशान थे, तो वो तो हैरान ही रह जाती है और कहती है कि ये कैसे हुआ। तभी रेतफुल हॉली सॉर्ड अपने किंग के पास जाते हुए उसे कहती है कि मेरी किंग, मेरी बात सुनो, इस ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग ना काफी बुरे हैं और इसलिए मैं अपनी स्ट्रेंथ इसलिए इसे दे रही हूँ ताकि इससे हम दोनों बदला ले सकें। कि तभी वो अपना सर खुजाते हुए कहती हैं कि क्या ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, कहीं तुम क्रिस्टल व्यूज की तो नहीं बात कर रही हो। तभी रेतफुल हॉली सॉर्ड से कहती है कि हाँ हाँ, और मैंने उनकी लोकेशन का भी पता कर लिया है, तो मैं जल्दी ही उनका काम निपटा लूँ तो फिर मैं आपके साथ बात करने के लिए आऊंगी और आपको सर्व करूंगी। जबकि उधर फिज इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने मास्टर को कहती है कि मास्टर देखो, इस बैटल में मेरी ये टेल इंजर्ड हो गई है, तो अगर तुम इसे किस करोगे तभी ही ये हील होगी, तो इसे जल्दी से किस करो ना। तो जिस पर चैन सिंह उसे कहता है कि नहीं नहीं, ये बैटल में इंजर्ड नहीं हुई थी जैसा तुम सोच रही हो। इसके बाद ही फिर वो रेतफुल हॉली सॉर्ड को कहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की तुम बात करी क्रिस्टल व्यूज को पकड़ता है, कहीं ये डार्क शेड ग्रुप वाले तो नहीं है। तो जिस पर आगे से वो उसे बताती है कि हाँ तुमने सही कहा है, ये वही है और मैं उनकी मेन बेस के बारे में जानती हूँ। चैन सिंह कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। कि तभी उसके पीछे खड़ी हुई फिज उसे कहती है कि मास्टर, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको क्वीन बी से प्यार हो गया है तो आप उसके लिए जा रहे हैं। चैन सिंह पहले तो ये सुनने के साथ ही हैरान रह जाता है और फिर वो फिज को कहता है कि फिज, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें भी उन्हीं लोगों ने पकड़ा था, तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म किए थे, तो इसलिए तुम्हें भी तो बदला लेना है, तो मैं जाऊंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए। तो इस पर तो फिज काफी ज्यादा उसके ऊपर लट्टू हो जाती है, उसे पकड़कर अपने चेस्ट के साथ लगाते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कि उन दोनों को इतना करीब देखते साथ ही लिली को काफी गुस्सा आता है, दोनों को पीछे हटाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी चलूंगी, मुझे भी टू टेल का बदला लेना है। फिज कहती है कि ठीक है। रेतफुल सॉर्ड भी ये देख रही थी, तो तभी ही वो उसे छोटी क्रिएचर को कहती है कि देखा, ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो अगर इसमें कोई भी मदद की जरूरत पड़े ना, तुम इस बंदे का पूरा पूरा साथ देना। और इसी के साथ ही फिर वो हॉली सॉर्ड ने कहती है कि फिलहाल तो मैं सीक्रेट रियल्म को ना डिसॉल्व कर रही हूँ और तुम्हें घर भेज रही हूँ। अब इसी के साथ ही अगले दिन कम सीन देखते हैं, ये लोग अपने घर पहुंच चुके थे कि तभी ब्रेकफास्ट लेकर चैन सिंह रेतफुल सॉर्ड के बाहर खड़ा था और कह रहा था कि क्या तुम जाग गई हो। और फिर इसी के साथ ही दरवाजा ओपन करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। लेकिन अंदर वाला सीन देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि अंदर तो एक लड़की थी और उसने बस छोटे से कपड़े पहने हुए थे। कि उसे देखते साथ ही वो रेतफुल सॉर्ड कहती है कि तुम तो एक इंसान हो ना। तो चैन सिंह भी उसे कहता है लेकिन तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। तो आगे से ब्लैक रेत हॉली सॉर्ड उसे कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता
और वो जो ब्लैक डॉट है, जब से तुम्हारे साथ वो सबड्यूड हुआ है ना, उसके बाद से ही मैं ऐसी हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटी है, उसके बाद ही मेरी ये हालत हुई है। खैर ये कहते हुए बेड के ऊपर लेटते हुए उसे कहती है कि वेल तुम मुझे किन नजरों से देख रहे हो, तुम मुझे ऐसे मत देखो। तो चैन चिंग अपने मुंह साइड पर करते हुए उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें आराम करना है तो कर लो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें प्रॉमिस को भी तो पूरा करना है। तो इतना सुनने के साथ ही वो रेत हॉली सॉर्ड उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ गई। तो चैन चिंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम कौन सी बात समझ गई। हॉली रेड रॉड ये सुनने के साथ जल्दी से उसके पास आते उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी अब बॉडी इंसानों वाली बन चुकी है और मैं एक फीमेल हूँ। और देखो तुम एक मर्द हो तो तुम्हारे अंदर कोई तो इंस्टिंक्ट्स जागी होंगी ना। तो चैन चिंग हैरान होते हुए उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम किसी और की बॉडी यूज कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रेत हॉली सॉर्ड उसके कान के पास जाते हुए उसे कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस बॉडी के जो असली ऑनर है वो भी यही चाहती है, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। तो चैन चिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या। कि तभी ही वो रेत हॉली सॉर्ड उसे पकड़कर जमीन के ऊपर पटक कर दे मारती है। और फिर उसके ऊपर बैठते उसे कहती है कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है आगे से। वो भी उसे कहता है कि तुम आखिर मेरे साथ क्या करना चाहती हो। तो जिस पर वो उसके कान के पास जाता है उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि ये एक काइंडनेस नामी चीज है और वो अपना लव इसी तरह शो करते हैं। तो फिर उसके फेस के ऊपर कोई डाल वगैरह फेंकने के बाद कहती है कि अब अगले स्टेप का वक्त हो गया है। जबकि दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि शिनलिंग लिली और फिज के साथ बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। और वो यही कह रही थी कि इसे तो ऊपर गए हुए काफी टाइम हो गया है ना, अभी तक ये वापस क्यों नहीं आया। और खैर वो फिर उसके पीछे करते हुए सोचती है कि उसे देर क्यों लग रही है और मन मन में कहती है कि शुक्र है कि मैंने इन लोगों के घर को ढूंढ लिया, वरना क्या पता कि ये लोग क्या कर बैठते। और ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि वो मुझे डेट कर रहा है, लेकिन इन लड़कियों के साथ रह रहा है, इस बात से मुझे काफी अजीब फील होता है। तभी फिर इसी के साथ ही वो जैसे दरवाजा ओपन करती है तो देखती है कि अंदर तो चैन शिंग और होली शॉट के दरमियान गपागप चल रहा था। ये सीन देखते साथ ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और वो फिर जोर जोर से चिल्ला कर कह रही थी कि तुम दोनों आखिर ये क्या कर रहे हो। कि रेत हॉली शॉट तो अपने कानों को पकड़ते हुए कहती है कि मेरे कान। और ये बात सुनने के बाद ही फिज और लिली भी आ जाते हैं। लिली तो उसे कहने लग जाती है कि तुम अपनी बॉडी का इस तरह यूज नहीं कर सकते। रेत हॉली शॉट तुम किसी और की बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखने के साथ ही वहां पर आई हुई शिनलिन भी कहती है कि ये तुम्हारा मास्टर है ना, उसके बावजूद भी ये भला इस नई आई लड़की के साथ ये सारा काम कैसे कर सकता है। फिर भी उसे यही कहती है कि तुम काफी शेमलेस हो, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती क्या। लेकिन हॉली रेड हार्ट को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो फिर उन लोगों को कहती है कि तुम्हारा हो गया और मैंने उन दोनों को पता लगा लिया है, वो अपनी बेस में पहुंच चुके हैं। क्या तुम लोगों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इसी के साथ ही वो मन ही मन में कहती है कि मैं तो इसलिए अपने मास्टर के साथ इंटीग्रेट करना चाहती थी ताकि ये जो असली फीमेल ऑनर है ना, उसका बॉन्ड अपने मास्टर के साथ अच्छे से बन पाए। लेकिन ये सिचुएशन देखकर मुझे लगता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शिनलिंग ये सुनने के साथ ही फिर कहती है कि क्या तुम सच में डार्क अंडर वर्ल्ड गैंग्स हेडक्वार्टर में जा रही हो। मैंने सुना है कि उनका लीडर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, हमें उनके बारे में पहले और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगता कि हम एसोसिएशन को भी इसके बारे में बता दें। तो इस बार तो हॉली लेट सॉर्ड से कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मत आओ। और मुझे पता है कि एसोसिएशन में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि डार्क अंडर वर्ल्ड में उनका कनेक्शन है, अगर हमने उन्हें बताया तो डार्क अंडर वर्ल्ड के लोगों को पहले पता चल जाएगा। लिली अभी सबके लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो फिर चैन सिंह को कहती है कि मास्टर हमें लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए क्योंकि ये क्रिस्टल बीस्ट को टॉर्चर करते हैं। होली रेड सॉर्ड भी कहती है कि हाँ हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना है और इससे हम रिवेंज ले पाएंगे। चैन चिंग उन लोगों को कहता है कि हमें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, इसलिए हम रेकलेसली बिहेव नहीं कर सकते। वो हो सकता है कि नंबर्स में एडवांटेज ले जाएं। हमें पहले गैंग्स के इनर वर्किंग के बारे में पता लगाना होगा और ये जो हम इस मिशन पर जा रहे हैं तो डायरेक्टली हम किसी बंदे के साथ पंगा नहीं लेंगे, ये बात तुम याद रखना। और इसी के साथ ही फिर हम डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग की बेस को देखते हैं। और इसी बेस में अब रेजर और क्वीन भी पहुंच चुके थे। क्वीन भी कहती हैं कि बॉस हमें एक और मौका दीजिए और इस बार हॉली सॉर्ड को मैं जरूर रिट्रीव करूंगी। और साथ में बैठा हुआ रेजर कहता है कि ये यूजलेस है, बॉस ने हम दोनों को यहाँ पर बुलाया, इसका एक ही मतलब है कि वो हमें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जिस पर उनकी बॉस उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी बंदी हूँ जो कि अपनी सबॉर्डिनेट की छोटी सी गलती पर उन्हें पनिश करेगी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो रेत हॉली सॉर्ड तुम लोगों के हाथ लगी या नहीं लगी, बल्कि मुझे इस बात से काफी गुस्सा आ रहा है कि तुम दोनों जब फाइट कर रहे थे, काम पर गए हुए थे, तो तुम दोनों का फोकस उसके ऊपर नहीं था और इसी के साथ ही उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है जिससे उन दोनों को काफी तकलीफ हो रही थी। और वो फिर बॉस उनके कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें एक निशाना बनाया गया,
तुम्हारे ऊपर ऐसे निशान मौजूद हैं जिसे तुम्हें ट्रेस किया जा सकता है, और तुम मुंह उठाकर हेडक्वार्टर्स आ गए, और इसी वजह से ही तो वो दोनों बेहोश हो गए थे। तभी फिर वो बॉस इनके पास आते हुए कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है जो कि अंडरवर्ल्ड के गैंग के साथ डायरेक्टली पंगा लेना चाहता है। जबकि उधर हम चैन सिंह को देखते हैं जो कि अब हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके थे। साथ में शिनलिंग थी और कहती है कि क्या यही इनका गैंग्स का हेडक्वार्टर है। तो लिली उसे कहती है कि मेरे ख्याल में उन्हें अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि हमें कोई भी सिक्योरिटी वाला बंदा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो चैन सिंह भी फिर हॉली रिसॉर्ट को कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इतना स्मूथली सब कुछ नहीं हो सकता। तभी वो हॉली रिसॉर्ट कहती है कि ठीक है, मैंने भी यहाँ पर कुछ अपनी आंखें शांखें लगाई हुई हैं, कुछ भी गड़बड़ होगी मैं तुम्हें बता दूंगी, और उसका फायदा उठाते हुए हम यहाँ से भाग जाएंगे। और तभी हम फिर हेडक्वार्टर्स के बॉस को देखते हैं। अब उसकी नज़र चैन सिंह के ऊपर थी, उसे देख पा रही थी, और वो कहती है कि ये अपनी स्वॉर्ड को लेकर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है कि ये मेरे जब हाथ लगेगा तो मैं अपनी होली स्वॉर्ड की पावर को अनलीश कर पाऊंगी। और फिर तभी वो अपनी एक सबॉर्डिनेट को कहती है कि तुम ये चाबी लो, बाकियों को यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट करना चाहती हूँ। तो जिस पर उसकी सबॉर्डिनेट कहती है कि ठीक हो गया, और हमें फिर उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये डार्क अंडरवर्ल्ड की गैंग की 6 विंग ऑफिसर है, इसका नाम है स्कॉर्पियन लायन। और ये फिर अपनी बॉस को कहती है कि ठीक है, आपकी बात समझ गई, और मुझे अब लगता है कि अपने काम पर जाना होगा। और ये कहते साथ ही वो खुद को गायब कर लेती है। उधर हम चैन सिंह को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर फॉक्स टीमर्स को पकड़कर कैद किया गया था। लिली उन्हें देखते साथ ही उनकी तरफ भागते हुए कहती है कि तुम डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। शीनलिंग भी ये देखते साथ कहती है कि ये तो क्रिस्टल बीस्ट है, लगता है कि डार्क अंडर ग्रुप ने इन्हें कैप्चर किया हुआ है। चैन सिंह उन लोगों को कहता है कि हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी जिन्हें कैद करके रखा गया है, और ये सभी फॉक्स डेमन क्लैन के लोग हैं। लिली फिर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है ताकि उस स्वॉर्ड की मदद से उन फॉक्स डेमन्स को आजाद किया जा सके। कि तभी पीछे से चैन सिंह उसकी तरफ भागते हुए उसे कहता है कि हम आवाज नहीं कर सकते, दुश्मनों को पता चल जाएगा। लिली इस पर उसे कहती है कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, इससे तो वो इनसे काफी नुकसान हो जाएगा ना। चैन सिंह लिली को समझाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग उन्हें ट्रैक करने के लिए रेत स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये हमारे लिए एक अंडर कवर मिशन जैसा होगा, और इससे हम उन लोगों को पता लगा पाएंगे जो इन बेस को खरीदते हैं। रेड सॉर्ड कहती है कि हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है, और इससे मैं पता लगा पाऊंगी कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। कि तभी फिर उसके पीछे से वही अंडरवर्ल्ड वाली लड़की अटैक करती है और कहती है कि एवलॉन हॉली सॉर्ड की मुझे मिल गई। अब इस अटैक की वजह से एक पोर्टल ओपन होता है और लिली उस पोर्टल में चली जाती है। जब लिली की आंख खुली थी तो वो देखती है कि ये तो एक आर्टिफिशियल एवलॉन सीक्रेट रैम है जहां वो पहुंची हुई है। कि इतने में उधर उन लोगों को पीछे से आवाज सुनाई देती है जो कि शायद उनकी बॉस थी, और कहती है कि हे, यहाँ पर आने वाले, अब मैं देखती हूँ कि तुम लोग किस चीज के बने हुए हो। तो ये बात सुनने के साथ ही उन सभी लोगों की चिट्ठी पीटी गुम हो जाती है। रेड शॉट जल्दी से ट्रांसफॉर्म होते हुए कहती है कि वेल, दुश्मन आ चुका है, लिली को भी वो लोग अपने साथ लेकर गए हैं। फिज कहती है कि हमें लिली को ढूंढने का कोई तरीका ढूंढना होगा और इन्हें हराने का भी। कि तभी उनके सामने अब बॉस अपेयर होती है और इन्हें कहती है कि तुम लोग कहीं नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे हरा नहीं सकते या मुझे मार नहीं सकते। और इसी के साथ फिर वो रेत होली सॉर्ड को कहती है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर मेरे पास आई हो। रेत सॉर्ड भी हैरान थी और कहती है कि वेल, मुझे अब कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही कि तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। और इसी के साथ ही वो अटैक करने के लिए बॉस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि इसे मैं संभाल लूंगी, बाकियों को तुम देख लेना। तो चैन सिंह तो हैरान होते हुए रेत सॉर्ड को कहते कि क्या इसके अलावा कोई और दुश्मन भी है। तो उसी के पास खड़ी हुई शिनलिंग कहती है कि हाँ, मेरे ख्याल में और भी दुश्मन होंगे। और तभी उनकी बॉस अपनी हॉली सॉर्ड को एक बीस्ट में चेंज कर देती है और अटैक करते हुए उन्हें कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि किसकी हॉली सॉर्ड स्ट्रॉन्ग है। और इस सब के लिए रेड सॉर्ड भी रेडी थी। और इसी के साथ ही फिर वो अपनी हॉली सॉर्ड जजमेंट का इस्तेमाल करती है और उस पर अटैक करते हुए कहती है कि वो तुम थी जिसने मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उसके इस अटैक का असर उस बॉस पर खास नहीं होता और वो कहती है कि अच्छा, ये तो फ्लेम्स ऑफ वेंगियंस है, इसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, इंटरटेनमेंट के लिए काफी जरूरी है। और जो उसका क्रिस्टल बीज था वो चैन छिंग के पास अटैक करने के लिए आता है। तो चैन छिंग फिर फिश को कहता है कि तुम जरा इससे बच के रहना, और जब मौका मिले तभी इसके ऊपर अटैक करना। और उसके इस अटैक करने के बाद शिनलिंग भी काफी परेशान थी क्योंकि इसका कोई भी बीस्ट मास्टर नहीं था जो कि इसे ऑर्डर दे रहा था, ये खुद से ही अटैक किए जा रहा था।
और उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी और ये बात उन सभी लोगों को हैरान कर देने वाली थी कि इसकी स्पीड इतनी तेज़ कैसे हो सकती है। और तभी फिर वो बीस्ट फिश को भी पकड़ लेता है, शिनलिंग को भी पकड़ लेता है। फिश अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी और इसके लिए वो मास्टर को सॉरी कहती है। इवन शिनलिंग भी कहती है कि मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही। और उधर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि किस तरह रेड सॉर्ड की हालत खराब हुई पड़ी थी और उसे बांध दिया गया था। बॉस अब उन लोगों का काम निपटाने के बाद फिर कहती है कि वेल, ये लड़का जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रांग निकला। तभी हम दूसरी तरफ लिली को देखते हैं तो लिली को काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि उसको लगता है कि उसका मास्टर खतरे में है। इसके हाथ बंधे हुए थे तो ये अपनी टॉरेंट सॉर्ड को बाहर निकालती है। तो टॉरेंट सॉर्ड निकलते साथ ही इसके हाथ जो बंधे हुए थे ना उन्हें आजाद करवा देती है। ये फिर वापस भागते हुए कहते हैं कि मुझे जाकर अपने मास्टर की हेल्प करना होगी। कि तभी हम एक और शॉट को देखते हैं जो कि अपेयर हो जाती है और वो फिर उसे यही कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह भागती रहोगी तो मेरे लिए मुश्किलात और बढ़ती जाएंगी। ये शॉट को देख नहीं पा रही थी, इसके साथ ही हैरान होते हुए कहती है कि शायद ये जो दुश्मन है ना ये इनविजिबल है और जो मेरी करंट स्टेट है इसमें मेरी हालत काफी पतली हुई है तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। तभी उसके पीछे शॉट पड़ी थी, उसमें से आवाज आती है कि माई लॉर्ड, क्या तुम वापस आ गई। क्योंकि जो उसके हाथ में थी उस शॉट का नाम था टॉरेंट और जो उस बॉस के हाथ में शॉट थी उसका नाम था डार्कनेस और जो शॉट चैन सिंह के पास थी उसका नाम था रेज। और इसी के साथ ये वाली शॉट कहती है कि मेरी मास्टर चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे उन तीनों शॉट को अपने पास बुलाना होगा। जबकि उधर वो बॉस चैन सिंह को कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे अलावा कोई और भी इंसान होगा जो कि इस शॉट पर कंट्रोल कर सकता है। तो चैन सिंह उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगा था कि इंसान ये काम नहीं कर सकते। कि तभी उसके पीछे खड़ी हुई शिनलिंग कहती है कि चैन सिंह तुम अपने आप को इतना ज्यादा मजबूर मत करो। चैन सिंह उसकी ये बात सुनते साथ ही मन ही मन में कहता है कि फिलहाल सिर्फ मैं ही वो हूँ जो कि इसके साथ फाइट कर सकता है। और फिर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, इस हॉली शॉट की पावर्स को मैंने पहले भी कंट्रोल किया है, दोबारा भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इतना सुनते साथ ही बॉस इस पर अटैक करने के लिए आते हुए कहते को मैं देखूं तो सही तुम कितनी देर तक मेरा मुकाबला कर पाओगे। और ये फिर अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसके अटैक को नाकाम करने की कोशिश करता है। जैसे ही दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराई थी कि तभी ही दोनों डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही ये फिर उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर लिली ऑलरेडी मौजूद थी। ये भी सोच ही रहा था कि किस जगह पर पहुंचा कि तभी पीछे से लिली आकर इसे हक कर लेती है। तो ये फिर मन ही मन में कहता है कि मेरे जो जितने भी जख्म वगैरह थे ना वो ठीक हो गए। जबकि लिली उससे पूछती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो ये फिर लिली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिली पीछे देखती है कि वो बॉस तो उसी शॉट की तरफ भाग रही है जो शॉट इसे यहाँ से निकलने नहीं दे रही थी। और वो उसे कहती है कि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट होली शॉट है, फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। जैसे ही जाकर उसे टच करने लगती है तभी वो होली शॉट कहती है कि मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्या तुम ड्रैगन एम्परर के बच्चे हो। और इतना ही नहीं बल्कि उसकी नजर जब इसके चेस्ट पर पड़ती है तो सॉली सॉर्ड के तो मुंह में पानी आ जाता है और वो उसे ये कहता है कि जो मेरी पुरानी मास्टर थी ना उसकी भी चेस्ट इतनी ही बड़ी थी और मैं उसके साथ रहता था, मुझे काफी मजा आता था। लिली भी जैसे सॉर्ड के पास आती है तो वो सॉर्ड कहती है कि वेल, मुझे लगता है कि ये जो स्मेल है ना मैंने कहीं पहले भी मुझे पता है कि कोई करीबी है। तभी लिली उसके पास आते हुए कहती यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो मैं ही हूँ जो कि गोल्डन ड्रैगन की आगे डिसेंडेंट हूँ। तो हॉली सॉर्ड उसे कहती है कि तुम डिसेंडेंट हो या हो मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने जिसे चूज करना था मैंने उसे चूज कर लिया है। तो वो बॉस भी ये सुनते साथ ही कहती है कि हे छोटी लड़की, लगता है कि ये हॉली सॉर्ड तुम्हें पसंद नहीं करती। जबकि हॉली सॉर्ड तो उसकी चेस्ट की तरफ ही देख रही थी। जबकि सबकी वजह से लिली को काफी गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि तुमने क्या कहा। जबकि वो हॉली सॉर्ड बिल्कुल चेस्ट के पास आई खड़ी थी और कह रही थी कि जो इनोसेंट गर्ल्स होती है ना वो नाइस होती हैं, लेकिन जो मैच्योर बिग सिस्टर्स होती हैं ना उनका अलग ही चार्म होता है। कि उसकी ये बातें सुनते साथ ही साइड में खड़ा हुआ चैन सिंह कहता है कि लगता है कि ये जो सॉर्ड है ना ये तो काफी पैरवी है, लगता है कि कोई बूढ़ा बंदा है। और ये फिर उस हॉली सॉर्ड को कहता है कि तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकती हो कि तुम किसी की साइज अपील को देखकर उसके साथ चिपक जाओ, जैसा कि तुमने इसकी चेस्ट देखी और इसके साथ चिपक गई। जैसे ही हॉली सॉर्ड ने देखा था कि उसके अलावा एक और बंदा है तो इससे तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। और ये फिर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि मैं बाकी हॉली सॉर्ड्स की तरह नहीं हूँ, मेरे में जो पावर है वो एक गोल्डन ड्रैगन एम्परर की पावर के बराबर है। मुझे बस गोल्डन ड्रैगन क्लैन के साथ लॉयल रहना है और मैं ऐसा करूं ना करूं ये सारा कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है।
तो चैन चिंग भी फिर अपने पॉकेट में से कैप्सूल निकालते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि इंडिविजुअल क्वालिटी में हमेशा नहीं हरा सकते, लेकिन क्वांटिटी में हमेशा ज़रूर हराएंगे। और ये फिर हॉलीशॉट को कहता है कि देखो मेरे पास तो इसके अलावा काफ़ी सारी गुडीज़ हैं, क्या तुम नहीं देखना चाहोगी? तो इसने फिश को निकाल लिया था और इसके साथ रेड सॉर्ड को भी निकाल लिया था और कहते हैं कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हॉलीशॉट हो, तुम लिली को चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए और भी प्रीटी सिस्टर्स हैं, तुम उनको चूज़ कर सकते हो। फिज़ और रेड सॉर्ड दोनों ही फिर ऐसा प्ले करने लग जाते हैं कि वो उसके साथ खेलने के लिए तैयार है। तो ये देखते साथ तो वो सॉर्ड तो खुश हो गई थी। अब उसके मुंह में पानी आने लग गया था और वो यही कहती है कि अगर ये सारी वोमेन मेरी हो जाएंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। वो फिर चैन चेंग की तरफ बढ़ते हुए उसे कहते हैं कि वेल तुम मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हो जितना मैं तुम्हारे बारे में और जान रही हूँ। कि तभी साइड पर खड़ी हुई बॉस ये देखते साथ कहती है कि इसका क्या मतलब समझूं? क्या तुम सिर्फ मेरी बॉडी को देखकर मुझे मालिक चूज कर रहे थे? तो वो होली सॉर्ड इसे आंख मारते हुए कहती है कि अब मैं क्या ही करूं, मैंने चूज कर लिया कि मुझे किस साइड पर जाना है, मैं चैन चिंग की साइड पर जा रहा हूँ। इस पर बॉस को गुस्सा आता है, इसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। तो उस हॉली सॉर्ड को भी गुस्सा आ गया था और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। और वो फिर उसके सॉर्ड पर अटैक कर देता है। ये देखते साथ ही बॉस हैरान रह जाते हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ब्लैक सैक्रेड सॉर्ड के ऊपर भी अटैक हो सकता है। और इस अटैक की वजह से उस बेचारी का ब्रेसलेट नीचे गिर गया था और वह हैरान रह जाती है। जबकि वो रेड सॉर्ड उससे से गुलाल बिल्ली होते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, तुम में वो काबिलियत नहीं है कि तुम मेरी पावर्स का यूज करो, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी वो फिर पोर्टल को ओपन करता है और ये पोर्टल के अंदर चली जाती है और वहां से डिसअपियर हो जाती है। और जाते हुए आखिरी बार उसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और उसके जाने के बाद ही ये सॉर्ड कहती है कि मैंने सिर्फ उसके ऊपर एक सिंगल स्ट्राइक की, मैं सैक्रेड सॉर्ड ऑफ एवलॉन के बारे में जानती हूँ, मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। फिर ऐसा करने के बाद ही ये फिर लिली के पास जाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें अपने टेम्पररी मास्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो जो मेरी मतलब सैक्रेड सॉर्ड की पावर होगी वो अब तुम्हारी हो जाएगी। और इसी के साथ ही अब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाता है। जितनी भी सैक्रेड सॉर्ड की पावर थी वो लिली की बॉडी के अंदर इंटर होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था उसी के बाद एक जोरदार धमाका होता है और इसी धमाके में लिली के कपड़े भी फट गए थे। और ये देखते साथ चैन चिंग कहता है कि तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? लिली चैन चिंग को बताती है कि असल में मेरे कपड़े फट चुके हैं। कि तभी ही वो सैक्रेड सॉर्ड अब ह्यूमन शेप लेते हुए कहती है कि वेल ये सीन देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा लेवल काफी कम है, इससे मैं काफी परेशान हूँ। और फिर वो चैन चिंग को कहती है कि ये मेरी पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और इसका लेवल क्या इंक्रीज नहीं हुआ? क्या तुमने सच में इसके लिए कोई काम नहीं किया? चैन चिंग ने जैसे सैक्रेड सॉर्ड को ह्यूमन शेप में देखा था तो वो हैरान था और कहता है कि क्या तुम सच में स्ट्रॉन्गेस्ट सैक्रेड सॉर्ड हो? लिली ये देखते साथ कहती है कि वेल स्ट्रॉन्गेस्ट सैक्रेड सॉर्ड ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ सकती है। सैक्रेड सॉर्ड उन्हें बताती है कि हाँ मैं बाकी सारी सॉर्ड से काफी अलग हूँ, दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो मैं स्पेशल हूँ। खैर फिर इसके बाद सैक्रेड सॉर्ड चैन चिंग के पास आते हुए उसे कहती है कि वेल अगर मुझे सैक्रेड सॉर्ड कहा आ जाए तो ये काफी अच्छी बात होगी, लेकिन इसके अलावा मेरा एक और नाम है, मुझे एवलोन भी कह सकते हो। अब मुझे जल्दी से खूबसूरत लड़कियों के पास लेकर जाओ। तो चैन चिंग ये सुनते साथ ही मन में कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी मासूम सी शक्ल वाली लड़की है लेकिन इसके पीछे किसी बुढ़े का दिमाग है। तो चैन चिंग फिर अपना सर खुजाते हुए उसे कहता है कि मैं लिली और बाकियों को लेवल अप करवाने में कोशिश करूंगा। कि तभी वो एवलोन जल्दी से लिली के पास आते हुए उसे गौर से देखते हुए कहती है कि वेल तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। जबकि लिली उसे इस तरह देखते साथ कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। और फिर इसी के साथ ही हमें बताया जाता है कि सैक्रेड सॉर्ड ने एवलोन को ज्वाइन कर लिया है। और वो मन मन में फिर ये भी कहती है कि वेल मैं वो दिन देखना चाहती हूँ कि जब ये रॉयल ब्लड सरवाइव करे और इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये मुझे भी सबड्यू कर सके। और फिर उधर हम बॉस को देखते हैं जो कि गुस्से से लाल पीली हुई हुई थी और कह रही थी कि मैं उस परिवर्तित सॉर्ड को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कितने भी साइड पर से उसकी एक चमची आते हुए उसे कहती है कि असल में कुछ लोग आए हैं इन्हें मैन इन ब्लैक कहा जा सकता है, वो आकर हम सभी को यहाँ पर किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी मुसीबत में हैं। ये सुनते साथ ही ये भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या? और फिर वो पूछती है कि रेसर और क्वीन बी के बारे में क्या और बाकी ग्रुप मेंबर्स के बारे में क्या? जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि मैंने एबिलिटी का यूज करके क्वीन बी को तो यहाँ से भगा दिया, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी पकड़े गए। इससे उसकी बॉस को काफी गुस्सा आ गया था और ये बॉस को गुस्से में देखते साथ कहती है कि जब तक हम जिंदा हैं सभी को वापस ले आएंगे
और हमें कोई भी नहीं हरा सकता, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। तो बॉस के तो पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और वो लड़की को कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे डार्क ग्रुप का जो बिजनेस है वो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ है, और अगर वो ग्रुप फॉल करता है तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस उनके लिए थ्रेट हो जाएगी। तो इसके पास जो सॉर्ड थी वो ह्यूमन शेप लेते हुए इससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, जैसा मैंने तुम्हारे से पहले प्रॉमिस किया था, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगी। और तभी फिर हमें इनकी बेसमेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी लिन चिंग और फिज दोनों कैद थी। उनकी इस पोजीशन की वजह से उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। और फिज कहती है कि क्या हम सारे टाइम ऐसे ही रहेंगे। लिंचिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ट्रैकर लगाया हुआ, जल्दी लोग हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। खैर फिर इसी के साथ ही कुछ सिक्योरिटी वाले बंदे अंदर इंटर होते हुए कहते हैं कि मिस हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ गए। और फिर एक बंदा तो ये कहने लग जाता है कि मिस मैं तो आपके बगैर जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जो कि सेकंड सन ऑफ द जियांग फैमिली था। वो अपने एक बंदे को कहता है कि इस दफा हमारी शेप पेट में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो बंदा उसे बताता है कि असल में मास्टर बाज ये है, जिस कंपनी के साथ हमारा ये मुआहदा तय पाया था ना, उस कंपनी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जियांग का भी उनके साथ सीरियस हो जाता है और फिर उस बंदे को कहता है कि इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, जिस पर वो बंदा बताता है कि असल में इसके पीछे हमारा ही हाथ है। उन्होंने मिस जियांग को पकड़ लिया था, तो मिस जियांग को बचाने के लिए फिर हमें भी उन्हें पकड़वाना पड़ा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। जियांग का अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है कि वेल ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मेरी ओवर प्रोटेक्टेड और फुलिश लिटिल सिस्टर उन ग्रुप के हाथों चढ़ गई, ये मेरे लिए काफी अजीब है। तो साइड पर खड़ा बंदा कहता है कि असल में मिस यांग एक बंदे के साथ काम कर रही थी, वही उसे हेडक्वार्टर्स लेकर गया और मेरे ख्याल में उसके पीछे उसी बंदे का हाथ है। तो जियांग का फिर अपनी ग्लासेस को साफ करते हुए गुस्से से उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो कभी मेरे से पंगा लेने की कोशिश करता है उसके साथ हम क्या करते हैं। तो वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है। तो फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, तो उधर हम देखते हैं कि किस तरह एवलोन फिश को चिपकी हुई थी और उसे काफी मजा आ रहा था, जबकि ये सीन देखते साथ रेड सॉर्ड की बेचारी की तो शक्ल ही उतरी हुई थी। तो ये सीन देखते साथ ही तो इसी के साथ ही जियान लिंचिंग उसके पास आते हुए कहती है कि ब्रो तुम्हें पता है ना कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, तुम चुप कैसे बैठ सकते हो। तो ये उसे कहता है कि मैं अब क्या ही करूं, अगर मुझे उसकी मदद की जरूरत है, अगर ना होती तो अब तक मैं उसे यहाँ से धक्के देकर निकाल चुका होता। कि तभी फिर एवलॉन की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है, तो वो जियांग की तरफ आते हुए कहती है कि क्या मैं इस लेडी के साथ खेल सकती हूँ चैन सिंह। तो चैन सिंह उसे पकड़ते हुए मन ही मन में कहता है कि वेल दिखने में तो ये बच्ची है लेकिन इसके पीछे कोई ठरकी बंदा है। तो चैन सिंह फिर उसे कहता है कि ये मेरी बहन है, इसका नाम है लूना, तुम ये एक इंसान के पीछे कैसे पड़ सकती हो, क्या सच में तुम इंसानों में इंटरेस्टेड हो। कि तभी वो फिर आगे बढ़ते हुए वहीं पर बैठी हुई रेस शॉट के पिछवाड़े पे हाथ मारते हुए कहती है कि मैं सिर्फ ब्यूटी में इंटरेस्टेड हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और फिर उसे ये भी कहती है कि हॉली शॉट ने जिस नाइट को चूज किया है वेल वो इतना भी बुरा नहीं है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। बस इतने सुनते साथ ही अब वो दोनों शॉट भी रिलैक्स हो जाती हैं। अब नाइट्स का नाम सुनते साथ ही इसे वो बात याद आ जाती है, जब इसे उन जब ग्रुप में गए थे फॉक्स डीमन वाले तो उनके एसेसर ने बताया था कि इसे नाइट्स को ढूंढना है और शॉर्ट्स को ढूंढना है। ये फिर उसे कहता है कि क्या तुमने अभी नाइट्स का कहा। कि लूना भी ये सुनते साथ कहती है कि भाई तुम अपने ख्वाब में 12 नाइट्स का जिक्र करते थे, क्या ये वही नाइट्स हैं। कि तभी फिर वो चेस्ट के साथ चिपकते हुए कहते कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम नाइट्स के बारे में नहीं जानते। तभी चैन सिंह उसे कहता है कि क्या वो नाइट्स भी हॉली सॉर्ड क्लैन से रिलेटेड हैं। जिस पर एवलोन उन्हें बताती है कि उन्हें असल में हॉली सॉर्ड क्लैन ने ही चूज किया था। और वो फिर तफसील से बताते हुए कहते हैं कि क्रिस्टल बीट्स को मिशन दिया गया था कि वो ड्रैगन किंग्स की प्रोटेक्शन करें और फिर इसी की वजह से उन्हें नाइट्स कहा जाता था। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो 12 नाइट्स असल में क्रिस्टल बीस्ट ही हैं, जिन्हें 12 हॉली सॉर्ड्स ने चूज किया था। नाइट्स के पास ये स्ट्रेंथ थी कि वो सॉर्ड क्लैन की पावर का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को इनहांस कर सकते थे और उनकी टीम में सिर्फ एक ही काम लगाया गया था, वो काम यही था कि अगले आने वाले बीस्ट किंग की प्रोटेक्शन करना। तो लिली उसकी ये बात सुनते साथ ही कहती है कि वेल अगर मैं टॉरेंट सॉर्ड का यूज कर सकती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं भी एक नाइट हूँ। तो चैन चिंग भी कहता है कि तो फिर मैं और जो डार्क नेदर ग्रुप के लीडर है तो वो हॉली सॉर्ड की पावर का क्यों यूज कर पा रहे हैं, जबकि इन सारी बातों का लूना को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। और वो कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
उनके बार-बार सवाल पूछने की वजह से एवलोन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम बार-बार सवाल पूछो ना, एक ही दफ़ा सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? खैर फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। ये फिर एक ऐसी जगह पर जाता है तो उन्हें कहता है कि मैं ना एक मॉक बैटल करवाना चाहता हूँ ताकि अपने क्रिस्टल बीट्स के लेवल को रेज़ कर सकूँ। तो सामने वाली लड़की उसे कहती है कि ठीक है, मैं इसकी तैयारी करवाती हूँ। ये सुनते साथ ही मन ही मन में कहता है कि ये जो भी 12 नाइट्स है ना, ये एक सिंगल हॉली सॉर्ड की पावर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फिर उस लड़की को फॉलो करने लग जाता है और मन ही मन में कहता है कि वेल, अभी एवलोन को खुद भी नहीं पता कि एक इंसान हॉली सॉर्ड की पावर का यूज कैसे कर पा रहे हैं। ये फिर असल में फिश को अपने साथ लाया था ताकि उसका लेवल अप करवा सके। जो टॉरेंट सॉर्ड ने उसे एक्नॉलेज किया था, तो फिश के पास अब इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो उसकी पावर्स को सह सके, तो इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। और ये फिर फिश को हौसला दिलाते हुए कहता है कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हें लेवल अप करना होगा, टॉरेंट सॉर्ड की पावर का यूज करना होगा और इसके बाद तुम उस टॉरेंट सॉर्ड के मास्टर बन जाओगे, ये तुम ही डिजर्व करती हो। और इसका जो फिर अपोनेंट था वो उसे कहता है कि जो कोई भी ह्यूमन सर्वाइवल फाउंडेशन को यहाँ पर अपोज करने की कोशिश करेगा, उसका नाम और निशान तक खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही फिर उसका क्रिस्टल बीस्ट आता है तो फिश फिर उसे पकड़ लेते हैं। तो ये देखते साथ ही चैनशिंग फिश को कहता है कि तुम अपने वेनमस फैंग्स का इस्तेमाल करके इसका काम खत्म कर दो। और उसका काम खत्म होने ही वाला था कि उसके इर्द गिर्द भी ना वही लाइटनिंग की पट्टी थी जिसे उसे झटके दिए जाते थे। और वो बंदा जैसे उसे झटके देता है, इसी के साथ ही ना वो बीस्ट के कुछ फोर्स वगैरह बाहर निकल आते हैं। और ये देखते साथ ही फिश भी हैरान थी कि ये सारा चल क्या रहा है। और वो बीस्ट है सबकी वजह से पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और इसकी वजह से फिश की हालत खराब हो जाती है। अब तो चैन सिंह को फिश की फिक्र होने लग गई थी और ये फिर फिश को बचाने के लिए अपनी शॉर्ट बार निकाल लेता है और कहता है कि जरा बच के। वो बीस्ट जो कि अब वापस से बाहर हो चुका था, इनके ऊपर अटैक करता है। तो ये शील्ड से रुकने की कोशिश तो करता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता कि तभी ये पीछे की दीवार के साथ जाकर टकराता है और इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और तभी इस बीस्ट का मालिक आते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि जिसने नैदर ग्रुप के लोगों को हराया है वो बंदा काफी टफ होगा, लेकिन तुम तो इतने टफ नहीं हो। वो असल में इसे मारना चाहता था कि तभी फिश बीच में आते हुए कहती है कि मेरे होते हुए मेरे मास्टर कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। तो चैन सिंह भी फिर अपनी शॉर्ट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फिश को कहता है कि फिश तुम अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दो, यहाँ पर ये साला जो कुछ भी चल रहा है ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो।